प्रणाम सभी को। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। मैं डॉक्टर हरिओम बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश से। मेरा नंबर है 9927753780। आज की संगोष्ठी का प्रारंभ चरक वंदना से करते हैं। यदा मतस्यावतरेण अर्णाभिद्युद्धिता तदा शेषाय तत्रैवुवेदा शागम् अवात्मान् यतश्रेयवायातु ज्ञाता किन्चिन्धिता तस्मान् चरकानामान्यासु खयात्रेषु चित्तमण्डले सावाति चरका आचार्यो देवाचार्यो यथा दिवो सहस्रवदन स्यासोऽयं वंशोरुजाकृता पाताञ्जल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृते मनोवाक्याय दोषाणाम् अहत्वेह पते नमः। अहत्रेयः पते नमः। अहत्रेयः पते नमः। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कल हम देख के आए थे बातज गुल्म के निदान और उसकी पूरी संप्राप्ति समझ के आए थे, और आज पित्तज गुल्म के निदान और उसकी पूरी संप्राप्ति। बातज गुल्म में कुछ और भी है, उसको अगर मैं इसको करता हूं तो थोड़ा सा पार्ट उसका रह जाएगा, लेकिन अगर बातज गुल्म मैं पूरा कर दूंगा तो इसको, वैसे तो पूरा हो ही चुका है। ठीक। पित्तज गुल्म के निदान, उसकी संप्राप्ति और उसकी लक्षण, क्योंकि चिकित्सा का पार्ट बाद में लेंगे, इसलिए पहले हर किसी गुल्म की निदान, उसकी संप्राप्ति और उसके लक्षण, इनको देख लेते हैं। बात गुल्म में जो धातु छह कारक कारणों के जो हमने योग बताए हैं, जिससे पुरुष किरस हो जाता है, इस स्थिति में अगर वह है, यहां पर क्या है कि जो जितने भी धातु छह कारक निदान है और उसके करने के बाद वो किरस हो गया, बातज गुल्म नहीं हुआ, और उस बीच बातज गुल्म की संप्राप्ति आगे नहीं हो पाई, और उसी बीच उसने जो है पित्तज गुल्म के जो निदान थे, पित्तज गुल्म के जो कारण थे जिससे उसको उत्पन्न हो रहा है, जो हेतु थे, वो उसने सेवन शुरू कर दिया। ये हेतु शब्द से आज मुझे कुछ याद आ गया।
चलो वो बाद में देखूंगा, क्योंकि हेतु बाद में देखूंगा कि थोड़े कुछ लोग हैं नहीं। जो हेतु थे वो शुरू उसने कर दिए। वो क्या खाना शुरू कर दिया? उसमें जो थी पहले वो क्या थी कि वायु धातु क्षय का कारण प्रकुपित हुई और होकर उसने कोष्ठ में अपना स्थान बनाया। और कोष्ठ में स्थान बनाने की उसकी जो संप्राप्ति थी वो इस तरह से थी कि वो वात पित्त कफ को लेकर अपनी तिर्यक दशा में घूमने वाले सभी स्रोतों को उसने बंद किया और वायु प्रकोप को प्राप्त हो गई। इतनी संप्राप्ति के बाद तब तक वो जो है क्या खाए बैठा वो देखें। यहां पर हमको ये चीज दोनों में, तीनों में और चारों गुल्मों में ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो वात प्रकोपक के कारण होंगे वो पहले होंगे, और उसके बाद अगर कहीं पित्त प्रकोप के कारणों को, कफ प्रकोप के कारणों को या जो हेतुओं को वो अगर उसने खाना शुरू कर दिया, गुल्म उसी तरह से उत्पन्न हुआ। तब उसने काम किया, उस स्थिति में अम्ल, लवण, कटु और क्षार, इसके जो रस हैं वो सेवन कर दिए इस प्रकार के, या जो हमारे गुरुवादि गुण है उसमें रुच गुण का सेवन शुरू कर दिया। जो हमारे गुरुवादि गुण है उसमें 30 गुण के जो आहार द्रव्य है वो सेवन शुरू कर दिए। जो सुक्ति अर्थात जो फर्मेंटेटेड फूड है, सुक्ति पाक को प्राप्त हो गया है, जैसे दही अधिक खट्टा खाना, उसको शुरू कर दिया। विकृति को प्राप्त अतिमध्य, मध्य बन चुका था लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा बनाने के लिए उन्होंने अधिक विकृति के लिए, अधिक विकृति जो किया हुआ जो मध्य था, मतलब कैंची बहुत ज्यादा वो उसमें विकृति हो गई थी, बहुत ज्यादा फर्मेंटेशन हो गया, वो मध्य जो है उसने पीना शुरू कर दिया। अब ये मध्य का जब मैं पंचभौतिक में बताऊंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अम्ल फल खाना शुरू कर दिए। अम्ल फल में आप जानते ही हैं, उसको मुझे कहने की आवश्यकता है ही नहीं। अथवा विदाही शाक पैदा कर दिए। विदाही शाक कौन सा होता है? विदाही शाक पालक जो बहुत देर से बचेगा। साग बोल रहे हो? पालक का सर, मेथी को छोड़ के। हाँ, अरे और सबसे ज्यादा विदाई सरसों का। सरसों का। धान्य खाना शुरू कर दिए, अर्थात चावल खाना शुरू किए, भात नहीं। मांस खाना शुरू कर दिया, इत्यादि का अति सेवन करे, और अथवा पूर्व के भुक्त भोजन जीर्ण ना हुआ हो तो बीच में ही वो कर ले भोजन, अध्यसन करे, बार बार खाए उन्हीं चीजों को। प्राकृतिक रूप में क्या करे, ये तो खाने पीने वाली बात हो गई। वायु उसके कोष्ठ में मौजूद है, और कोष्ठ में मौजूद होने के बाद फिर उसने ये पित्तवर्धक यानी कि पित्त से संबंधित जो भी आहार द्रव्य थे वो खाना शुरू किए। बिहार में क्या काम किया उसने कि सूर्य ताप में जाना शुरू कर दिया। और अगर सूर्य ताप भी नहीं मिला तो लेडीज उन्हें चूल्हे पे आग पे जो ताप का, चूल्हे पे खाना बनाना या ताप का, अथवा जो सफर करने वाले व्यक्ति हैं मोटरसाइकिल पे चलने वाले, उन्होंने उष्ण बात का सेवन किया। मैं हर चीज से आपको एकदम क्लियर कराते चला जा रहा हूं। और घर में अगर कोई चीज बात हो गई, वायु प्रकुपित है, चंचलता को प्राप्त होगी, कोई न कोई चीज बिगड़ेगी तो अति क्रोध भी कर लिया। इन सभी कारणों से हुए विदग्धा जीर्ण, तब वहां पर क्या होगा, विदग्धा जीर्ण उत्पन्न होगा के रूप में आम विकार से पीड़ित हो, वेग विधारण करे, रूक्ष अन्नपान के योग से उसका आमाशय, जो आमाशय हो वो बहुत ज्यादा रूक्षता को प्राप्त हो जाए, आघात लग जाए, अन्य कारणों से उसका रक्त दुष्टि को प्राप्त हो,
तो वायु उसके साथ शरीर में पित्त भी प्रकोप को वायु के साथ साथ शरीर में पित्त में भी मतलब शरीर में पित्त भी प्रकोप को प्राप्त होता है। रक्त के दुष्ट होने की पित्त की प्रकोप में कारणता के रूप में यहां पर गणना की गई है। इसका अर्थ यह है कि रक्त दुष्ट हो तो उससे उत्पन्न पित्त भी दूषित ही होता है। देखो जी, यहां कहा रक्त दुष्टि हो तो उससे उत्पन्न पित्त भी दूषित होता है। तो रक्त अगर पित्त से दूषित होता है बात अलग है, लेकिन अगर रक्त वायु से दूषित होता है तो उसको भी उन्होंने दूषित किया है, और जो उससे उसका मलपाट अलग होगा वो भी क्या होगा? दूषित होगा सर। देख लेना ये, हाँ ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर रिपीट कर दो थोड़ा ये वाला। रक्त के दुष्ट होने की पित्त के प्रकोप में कारणता के रूप में यहां गणना की गई है। उसका अर्थ यह है कि रक्त दुष्ट हो तो उससे उत्पन्न पित्त भी दूषित ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया है, बाकी सब चीज वही है। आमाशय के रूक्ष होने का अर्थ यह है कि आम पचना आमाशय में स्निग्धता पर्याप्त मात्रा में हो, अन्य शब्दों में कफ साम्यावस्था में विद्यमान हो, तो वह पित्त को कुपित नहीं होने देगा। पित्त प्रकुपित होकर, इसका सीधा सा तात्पर्य है अगर पित्त प्रकुपित हुआ इसका मतलब वायु ने वहां पर आम पचना आमाशय में रूक्षता को उत्पन्न कर दिया है, अर्थात वहां पर पित्त की जो अपनी साम्यावस्था अवस्था थी उसको खत्म किया। उसके बाद में अगर वो साम्यावस्था बनी रहती कफ की तो पित्त प्रकोप को प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब वहां पर पहले वायु ने जो स्निग्धता पर्याप्त मात्रा में थी उसको खत्म किया, कम किया, और अर्थात हम कह सकते हैं कि कफ की जो साम्यावस्था थी उसे कम की, और अगर कम नहीं करता तो पित्त प्रकोपित नहीं होता। इसलिए कम पहले वायु ने उसकी स्निग्धता को की, उसके बाद पित्त प्रकोपित होकर पाक, व्रण, पेप्टिक अल्सर, तरंजय शूल उत्पन्न करता है। अब अवस्था में सम अवस्था में स्थित कफ आम पचना अवस्था की अपने पिच्छिल गुण तथा अपने लेपन कर्म द्वारा रक्षा करता है। युक्त पित्त विकृतियों की उत्पत्ति होने नहीं देता, और सुश्रुत ने कहा है कि सूर्य के ताप से प्राणियों और वनस्पतियों की जो रक्षण होता है, जो उससे रक्षा होती है, जिस प्रकार चंद्र यानी कि जो हमारा चंद्र जो होता है वो अपने आहद्राक मतलब जो अपने मॉइस्चर जिससे वो शीतलता किरणों से जो क्रिया करता है, वैसे ही शरीर में, उससे पहले मैं ये थोड़ा लिख गया, इसको थोड़ा सा मैं सही कर लूंगा। तद शरीर में सूर्य के प्रतिनिधि रूप पित्त के दहन उसकी पाचन आत्मक क्रियाओं से रक्षा के निमित्त, शरीर निमित्त का मतलब सभी जगह बना रहे। अभी कोई लिख रहे थे, मैं देख नहीं पाया टॉपिक क्या चल रहा है। किसने लिखा था? एक मिनट। संगीता में सर अभी लेट ज्वाइन किया था। गुलमी चल रहा है, आप कल का भी ध्यान रखा करो कि गुलमी चल रहा है तो गुलमी चलेगा। निमित्त शरीर में चंद्र के प्रतिनिधि रूप कफ की स्थापना हुई है। अर्थात जब उन्होंने कहा, यहाँ को थोड़ा सा समझ लें, वायु पहले दुष्ट थी और दुष्ट होने के साथ साथ जब वायु पहले प्रकुपित थी और जो व्यक्ति था, जो रोगी था,
उसको पता ही नहीं थी कि मेरे शरीर के अंदर वायु का प्रकोप होकर मेरी कोष्ठ में जो है वो ये प्रकोपित हो रही है। और गलती बस जो पित्त के प्रकोपक आहार द्रव्य थे और जो उसके आहार मतलब विहार थे, जैसे सूर्य में रहना, चूल्हे के सामने ज्यादा अधिक काम करना, या फिर मोटरसाइकिल पे चढ़े और गर्म हवा में मतलब उड़ना शुरू कर दिया, इन सभी कारणों को जब इकट्ठा होता है तब वहां पर पित्त प्रकोपित होता है। उससे पहले वायु क्या करती है कि जो हमारे आम पच्चुना आमाशय में जो कफ का नैसर्गिक कर्म होता है और उसका कर्म होता है स्निग्धता और लेपन का कार्य करना, और वो लेपन का कार्य करना उसकी स्निग्धता पर निर्भर करता है। वायु सबसे पहले उसे सुखाती है। इसके बाद में जो पित्त को आहार होते हैं, या मतलब उसे तो पता ही नहीं होता है, लेकिन वायु क्योंकि प्रकोपित होकर सबसे पहले यही काम करेगी, कोष्ठ के अंदर भरी हुई है मटके की तरह, तो वो कफ को ही सुखाएगी। ये सिद्धांत है कि पहले वायु शरीर के अंदर स्निग्धता को ही खत्म करेगी। स्निग्धता जल में होती है, पृथ्वी में जल जल में सर। ये ध्यान रखना। जो जो चीज मैं पूछ रहा हूं और खरगुण वो सॉरी जो खरगुण होता है वो किसमें होता है? खरगुण वायु में होता है। वायु में। पृथ्वी में सर। पृथ्वी में। लिख लो इसको, खरगुण वायु और पृथ्वी दोनों में। लिख लेना इसको, लिख लेना, सिर्फ अभी लिख लेना केवल, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा यहाँ अभी अभी रुको, इसको पूरा कर देता हूं मैं, उसके बाद तो जो पिछलता को खत्म करेगी अर्थात वहां पर स्निग्धता को खत्म करेगी, और जैसे ही कफ की स्निग्धता को खत्म करेगी अर्थात कफ की जो साम्यावस्था है उसको खत्म करेगी, उसको छीण करेगी, और उसी बीच वो इन सब क्रियाकलापों को जो पित्त प्रकोपक आहार विहार है उसमें 4 रस हो गए, और बाकी जो आहार विहार हो गया, मोटरसाइकिल से चलना या फिर चूल्हे के सामने ज्यादा रहना या सूर्य ताप पे ज्यादा रहना, इससे क्या होगा कि वो हमारा कफ को ही सुखाएगा ये सब। और उसके बाद पित्त प्रकोपक आहार विहार किया और पित्त प्रकोप को प्राप्त हो गया। प्रकोप को जब प्राप्त हुआ, जब पित्त प्रकोप को प्राप्त हुआ तो तो तब उस स्थिति में जो समअवस्था में स्थित कफ है, आम पच्चना आमाशय की अपनी पिछलता गुण तथा लेपन कर्म द्वारा जो रक्षा करता है, युक्त विकृतियों की उत्पत्ति होने नहीं देता। और सुश्रुत ने कहा है कि जिस प्रकार की मतलब कहना चाहिए, सूर्य के जो उष्णता और तीक्ष्णता के जो प्रभाव से जो कफ की पिछलता को नष्ट किया जाता है, उसकी रक्षा के लिए चंद्र स्वरूप कफ को शरीर में स्थापित कर दिया गया है। वो पित्त के और वायु के इस गुण को न्यूट्रलाइज करता रहेगा और आपके शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वायु के साथ प्रकोप को अब पित्त भी प्रकोप को प्राप्त हो गया। दो, एक तो पहले से थी और पहले से होने के बाद अब जो है वो पित्त आ गया। तब कहा वायु के साथ पित्त भी प्रकोप को प्राप्त हुआ और पित्त पैतृक गुल्मों के आगे कहे लक्षणों को उत्पन्न करता है। कुपित हुआ वायु पित्त को आमाशय जठर की भावना कैसे कह सकते हैं, पच्चनामाशय के एक देश में रोककर, क्योंकि कहीं भी हो सकता है ना, एक देश में रोककर पित्तज विशिष्ट लक्षणों को उत्पन्न करता है और साथ ही अपने प्रकोप से होने वाले उन लक्षणों को भी जन्म देता है जिनका उल्लेख वातज गुल्म के प्रकरण में हम करके आए हैं। यानी कि वायु के भी देगा और अपने भी देगा। पित्त के समान कफज गुल्म में भी वायु कफ को आमाशय के एक देश एक स्थान में पुंजित करता है, ढाल देता है वहीं, जबकि वातज गुल्म में लक्षण बस्ती, नाभि और किसी भी स्थान में हो सकते हैं। यहां पर क्या है, पित्तज में क्या था, वो कहां करेगा, एक प्रदेश में, अर्थात कहां करेगा,
आम पचना आमाशय में किसी भी पार्ट में एक स्थान में कर देगा, लेकिन कफ में कहाँ करेगा? वो आमाशय के अंदर ही करेगा, उसी के अनुसार करेगा जहां पर वो उसका असाय है। पैतृकुल में पितृकृत, जो पित्त से उत्पन्न वाले जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? आहार का विधा। अब विधा में कई चीजें हैं, उसको आप लिख सकते हो। इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है, और वो इंग्लिश में भी बोल दूंगा और हिंदी में भी बोल दूंगा। विधा का विधा का अम्ल, यहां अम्लता, फर्मेंटेशन सुक्तिपाक, अम्लपाक, फर्मेंटेटेड डिस्पेप्सिया या एसिड डिस्पेप्सिया, जो आज की कंडीशन हम बोलते हैं वो, ये सब विधा के अंदर जो आते हैं, किसी को हमने मतलब कहना चाहिए वो ले लिया कि विधा का मतलब यहां पर इकट्ठा करके रख दो ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। कुक्षी, कुक्षी में हर उर में क्या क्या होगा? ये तो हो गया हमारा आहार के द्वारा कि क्या क्या होगा, वो हमने ये 5-7 जो कंडीशन थी वो रखी। अब हमारे शरीर के अंदर जो कुक्षी है उसमें क्या होगा? कंठदहा होगी, ऊपर से बिल्कुल एकदम उसी से मिलाता हुआ लिखा है। कंठदहा होगी, अम्लोद्गार होगा, कटुकाशयता मतलब कटु और कषाय रस महसूस होगा, धूमोद्गार होगा, मुंह से धुआं जैसा निकल रहा है, गुल्म अवकाश पर, गुल्म के स्थान पर, एक विशेष स्थान पर दहा होगी, वहां ऐसा लगेगा संताप का मतलब ज्वर होगा, वहां पर बहुत ज्यादा संताप का मतलब ताप जैसा होगा। क्रमशः में क्या होगा वो देखिए। अब ये क्रमशः के रूप में है दाहा, संताप और धूपन। धूपन का मतलब उष्णता। ये क्रम रूप में होंगे। इस प्रदेश से धूम उष्णता के निर्गमन की प्रतीति होगी, जैसा कि यहीं पर ऐसा लग रहा है कि धुआं जैसा निकल रहा है। उसी स्थान पे जहां पर पित्तज गुल्म की उत्पत्ति हुई। स्वेद होगा, स्वेद जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सैथल हो जाएगा, बिल्कुल एकदम आदमी निश्चित हो जाएगा कि अरे बड़ा पसीना आ गया। व्रण के समान स्पर्श सहगुणता होगी, जैसे व्रण नहीं छुआ जाता है वैसे ही छूने से ही उसको एकदम ऐसा लगेगा कि अरे हटाओ हाथ हटाओ, बड़ी बेचैनी जैसी हो रही है। अल्प रोमांच होगा, क्योंकि अब यहाँ पर ये अल्प रोमांच हम जब देखेंगे तब यहाँ पर हम उसको स्पर्शता का जो सहगुणता है उसका सहचारी, सॉरी, उसका जो विरोधी गुण होता है, उसका जो विरोधी लक्षण होता है वो लक्षण इसको याद कर लेना, क्योंकि ये पंच महाभूतिक में बताऊंगा। स्पर्श सहगुणता का जो विरोधी होता है वो होता है अल्प रोमांच। भोजन की पचनावास, भोजन की पचन पचना अवस्था में सूल की तीव्रता होगी। बाहर से जब हम अपने टूल से देखेंगे, जब हम अपने पराध गुण देखेंगे, अब पड़े चक्कर में सब, जब हम अपने पराध गुण देखेंगे, नख देखेंगे, नयन देखेंगे, बदन देखेंगे, मूत्र देखेंगे, पुरुष देखेंगे, तब वो हरिद्रा वर्ण का होगा और उसके अनुबंध रूप में ज्वर होगा, प्यास बहुत लगेगी जो पित्त के लक्षण देखाएगा, भ्रम होगा, पल्पिटेशन होगा, गल तालु तथा मुख का शोथ होगा, अतिमोह होगा, मूर्छा हो जाएगी, पुरीस खंडित होगा अर्थात बिड भेद होगा, मुख और त्वचा
इन दोनों पर विवर्णता आएगी, अर्थात वर्णता अल्प होगी, कांति खत्म हो जाएगी। स्वेद एवं पित्त प्रकोपक अन्य कोई भी विकार ये सर्वदैहिक लक्षण होंगे, और निदान में आहार आदि का अनुपसय होना तथा पित्त और वायु के शमन करने वाली अन्नपान की जो औषधियां होंगी, यहां पर चिकित्सा का थोड़ा सा पार्ट लिख दिया है कि निदान करेंगे, और निदान के आधार पर कि आहार और आदि का जो अनपसय होगा उसको हम देखेंगे कि इसको ये खाने के बाद कुछ ज्यादा कुछ हो रहा है, तो हम देख लेंगे कि इसको ये द्रव नुकसान दे रहा है, इसलिए अब ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर पित्तज गुल्मी है। और वायु, क्योंकि वायु के हम रूक्ष गुण को देख लेंगे, तो कोई सूखा भूखा भोजन खिला के उसको देख लेंगे कि वायु ज्यादा बढ़ रही है तो पेन ज्यादा बढ़ रहा है, अर्थात वायु भी यहाँ पर अपनी पूर्ण संपूर्ण जो प्रकोपित को प्राप्त है। वैसे तो हमको संप्राप्ति पता है कि वायु और पित्त दोनों है, तब बल और अबल, तब प्रबल और पल, तब परत्व गुण और तब परत्व और अपरत। अच्छा, किसी को अपरत्व और अपरत्व गुण का मतलब समझ में आया है कि नहीं आज तक? कोई अगर इसको आया है ना तो मुझे बताओ। नहीं आया। हाँ, मैं बता दे रहा हूं, तब हम देखेंगे, मैं बता दे रहा हूं, तब हम देखेंगे कि यहाँ पर अनुपसय अगर प्राप्त हो रहा है तो हमको इसका मतलब यह है कि अगर हमने उसको कोई पित्तवर्धक चीज दी तो दाह जल्दी उत्पन्न हो गई, और कोई वायुवर्धक चीज दी तो दाह जल्दी उत्पन्न हो गई, लेकिन वहां पर जो सूल है वो कम हुआ। इसमें परत और अपरत का मतलब क्या है? पास और दूर। है, बोलो बोलो। परत वही यानी दूसरे दोष के कारण होने वाला, पर और अपर का मतलब अपरत्व पास यानी और खुद से दूर होता है। पर का मतलब पर और अपर का मतलब जो है वो पास और दूर होता है, निकट और समीपवर्ती कारण ऐसा होता है। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बहुत साल हो गए। लाखन जी ने सही बताया, बताओ सर। सर इतना ही पता, प्रधान और अप्रधान। क्लिनिकली आप समझा दीजिए सर। बिल्कुल सही कह रहे हो। बताओ। पर को प्रधान बोलते हैं, और अपरत जो मतलब पर गुण, और अपरत मतलब अपर गुण। अपर गुण जो होता है, पर गुण जो होता है प्रधान गुण होता है, और अपर गुण जो है वो उसका अप्रधान होता है, और एक दूसरे को उल्टे होते हैं। पर एकदम सीधा और विपर एकदम उसके विपरीत। अब मैं समझा दूंगा, बस इतना मैं जानना चाह रहा था कि पर गुण का ये हमारे टूल हैं। ये जो आयुर्वेदिक के हम टूल बोलते हैं ना, मैं कभी कभी बोल देता था कि आयुर्वेद का टूल क्या है, मतलब हमारा इन्वेस्टिगेशन का टूल क्या है, तो ये जो परादी गुण है ना, ये टूल है हमारे, जो हम रोज जो है उसको चिकित्सा में यूज करते हैं। 25 बार बोलते हैं जिस रोगी को हम जो है उसकी जब हम उसकी संप्राप्ति बनाते हैं तो अपने टूल का उपयोग करते हैं, और ये परादी गुण जो हमारे टूल हैं, ये कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है। इसलिए आचार्यों ने सबसे पहले परादी गुण का मतलब उसको समझाया था। 10 परादी गुण हैं, उनके अनुसार आप औषधि के, और उनके अनुसार आप दोष को, ये आपको कंसल्ट करना है कि मेरे को किस तरह से चिकित्सा करनी है, क्या क्या मेरे को पूछना है। संयोग विभाग ये सब जितने भी हैं, अनुमान ये जितने भी हैं, मान, अनुमान का मतलब मान, ये सब जितने भी हैं, ये डिपेंड ऑन हमारी फर्स्ट जो हम अपने टूल बनाएंगे, और जिसको हम कहते हैं बीएसटी भरनी है हमारे लिए। बीएसटी का मतलब क्या, मैंने कल बताया था बीएसटी क्या होती है। एलोपैथ में जो बीएसटी होती है उसमें जो लिखे जाते हैं वो सबसे पहले क्या लिखे जाते हैं, अपने वो जो वाइटल होते हैं वो लिखे जाते हैं, हम उसमें अपने पराग गुण लिखते हैं, वो हमारी बीएसटी होती है। और ये जो जितना जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ना, शायद अब तो खैर हमारा आयुर्वेद बहुत आगे निकल गया,
जिस समय मेरे गुरुजी थे, तो शायद मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में तो कोई पर और अपर का जानता ही नहीं था कि पर अपर का पूरे उत्तर प्रदेश में। केवल उस समय मैं एक छात्र था उन्होंने मुझे बताया था कि ये टूल है हमारे, और इन टूल को याद रखना, क्योंकि यही टूल हमारी सबसे पहले पंच महाभूत चिकित्सा की एक सूक्ष्म कड़ी है। और अगर इसको नहीं अगर तुमको पता, तो पंच महाभूत चिकित्सा तो बहुत दूर की चीज रही, तुम गुड़ की भी चिकित्सा नहीं कर। खैर, इतना मैंने बता दिया जो आज थोड़ा सा है, ताकि आपके दिमाग में एक जिज्ञासा जगे कि हम निर्गुण क्या नाम है वो पदार्थ विज्ञान खोलें और गुण को बताएं। मैंने तो उसको, अगर मैं चाहूंगा तो उसे 1 घंटे में आपको ऐसा बता दूंगा कि जिंदगी में कोई भूलोगे ही नहीं कि ये था अपराध गुण, जो हम रोज हर चिकित्सा में, हर मरीज की चिकित्सा में यूज करते थे। इसका धातु क्या है, इसका हेतु क्या है, इसका ये क्या है, इसका वो क्या है, और उसका जो वास्तव में जो हम बात कर रहे हैं वो वास्तव में पराधी गुण की बात करते हैं, और पराधी गुण की बात करते हैं, और पराधी गुण से ही हम उसको वहां तक पहुंच जाते हैं। तब गुरुवाद गुणों की मतलब कहना चाहिए समीक्षा करते हैं कि अब इसमें गुरुवाद गुण के हिसाब से हम चिकित्सा का सिद्धांत कैसे बनाए, और फिर गुरुवाद गुणों के बाद फिर उसमें, क्योंकि गुरुवाद गुणों में पंच महाभूत से बना एक गुण है, जिसमें 2-2 महाभूतों से बना हुआ एक एक गुण है, फिर उसके आधार पर चिकित्सा। तो उन्होंने कहा कि जो हमने पहले बता दिया है ना रस के हिसाब से, उसके हिसाब से ही चिकित्सा कर दो, चारा चक्कर में मत पड़ना, रस के हिसाब से चिकित्सा करना शुरू कर दी तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक एक गुण की आपको जो गुरुवादी गुण होते हैं उनके लक्षण, उनका आश्रय कि इस गुण में किस महाभूत का आश्रय है, अगर वो आप सीख जाएंगे तो फिर ये पंच महाभूतिक चिकित्सा सीख जाएंगे। खैर, ये आगे की बात है। अगर इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो पित्तज गुण की संप्राप्ति में, तो आप मुझे बताओ, और फिर उससे थोड़ा सा जो भी है जिसका प्रश्न है देने की आंसर कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर कफज जो गुल्म की संप्राप्ति होगी वो कल बताएंगे, फिर दुंदज की, और फिर उसके बाद में रक्तज गुल्म। जो पित्तज गुल में वायु पित्त की स्नेहन शक्ति को भी खत्म करेगा अपनी रुक्षता की वजह से। हाँ, पहले जहां पर एक तरफ कफ की स्निग्धता खत्म करेगा, हाँ, और पित्त का जो है स्नेहन गुण खत्म करेगा। हाँ, पित्त को वो करेगा, लेकिन जैसे ही वो करेगा पेशेंट को पता नहीं चलेगी, वो वहां पर उसकी स्निग्धता खत्म कर देगी। अब क्योंकि वो पोस्ट में ही प्रकोपित है, तो स्निग्धता जब उसको खत्म कर देगी, और उसी बीच वो गलती से जो है पित्त वर्धक जो है आहार विहार करना उसने शुरू कर दिया। अगर उसने कफज कर दिया तो कफ वाला होगा, वो गलती से उसने पित्त का जो पित्त के प्रकोप वाले जो कारण थे, जो आहार विहार थे, जैसे सूर्य बिहार में, जैसे सूर्य ताप में रहना, चूल्हे के सामने बहुत भट्टी के सामने खड़े हो जाना, या मोटरसाइकिल से निकले और गर्म हवा का सेवन करना, ये उसके बिहार में आ गया। और खान पीन में जैसे कटु तिक्त कषाय जो रस दिए हैं 4 अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, इनका सेवन करना शुरू कर दिया, और बहुत सी ऐसी चीजें कर दी उसने शुरू जो कि पित्त के वर्धक होती हैं। वो जब हुआ तब वहां पर, क्योंकि अब पित्त के लिए एक रास्ता साफ हो गया कि वहां पर जो कफ का स्निग्ध गुण है, जो कफ का लेपन है, जो कफ की स्निग्धता है, वो हमारी बहन जी ने पहले ही खत्म कर दी है। अब जाके आराम से चौड़े होके और देखेंगे क्या हो रहा है। ये न सिर्फ वो वाली भाषा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि शायद अगर ये वाली भाषा याद रह जाए तो अच्छी बात है। तब वहां पर वायु क्या काम करेगी, थैंक यू, साथ उठाएगी और आम पचना आमाशय के किसी भी पार्ट में ले जाके वहां पर गुल्म की उत्पत्ति करेगी। फिर उनके लक्षणों का वर्णन किया है, और फिर उसकी चिकित्सा का जो एक सिद्धांत है कि आपको ये करना है। उपसय प्राप्त अनुपसय प्राप्त देखने के लिए यहाँ अनुपसय को देखना है सबसे पहले कि दोष कौन सा प्रबल है, बात दोष प्रबल है या फिर कफ दोष प्रबल है, अर्थात पर है और अपर है। इन चीजों को देखकर तब हम उसको निश्चित करेंगे कि हमारा आगे का टूल क्या होगा और फिर उसकी संप्राप्ति क्या होगी। जब मैं उसके आगे के टूल में बताऊंगा तब इसमें 3-4 चीजें और बताऊंगा। इस तरह से धीरे धीरे करके मैं 18 तारीख तक आपको पराध गुणों की पूरी समीक्षा करके और खत्म कर दूंगा। आधा मेरा पाठ खत्म हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके मैं चला जाऊंगा सीधे गुरुवाद गुरु पे, और वो 18 तारीख की बात। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार जी, आज कैसे हैं?
आशीर्वाद सर, एक छोटा सा प्रश्न है एक पेशेंट से रिलेटेड, जी। इजाजत तो बताऊं सर? हाँ हाँ बताइए। जी, एक पेशेंट है, मध्य प्रदेश से है वो। तो 14 साल की उम्र में उनको जो क्रिकेट बॉल है वो सीजन पे लग गई थी। उस टाइम पे उनको तकलीफ रही होगी, वो एडमिट रहे हैं, उस कैथेटराइज वगैरह हुआ। 3-4 महीने के बाद जो है उसको कुछ रिलीफ मिला। इन बिटवीन उसके फादर की डेथ हो गई और कोई उसके परिवार में था नहीं देखभाल करने वाला। उसके बाद जो है वो ऐसी रेगुलर चलता रहा, उसने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उसकी शादी हुई 2014 में। 2014 में शादी होने के बाद जो है वो इनफर्टिलिटी वाली परेशानी आई। जब बच्चे नहीं हो रहे थे तो 2 साल तक वेट करते रहे। फिर उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने उनका जब अपना टेस्ट कराया तो 2 बार टेस्ट में नील आया उसको। तो गायनोकोलॉजिस्ट ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो आईवीएफ की तरफ लग गई है अभी। लेकिन मेरे पास वो आज आए थे वहां से, तो मैंने सबसे पहले जब उनकी हिस्ट्री ली तो ये हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई ये मिली और ट्रोमेटिक ये पोजीशन रही है सारी। तो मैंने अभी रिसेंटली, वो अभी बल्कि अल्ट्रासाउंड सेंटर पे ही है, वहां से मेरी डॉक्टर से बात हुई है तो उनका मैंने अल्ट्रासाउंड स्पॉटम कराया। तो वो कह रहे कि मैंने पूरे पेट का कर लिया, हर जगह देख लिया, कोई असेंडिंग साइड भी नहीं है जो टेस्टिस पड़ी हों, और मुझे लग रहा है कि वो एब्जॉर्ब हो गई हैं और रिपोर्ट उनकी नील है वैसे। तो कुछ चांस कहीं से बनते हैं या नहीं बनते? अच्छा, जी। तो उन्होंने जो अपना स्पर्म टेस्टिंग कराई थी वो पहली बार कराई? वो पहले जब अब से 2 साल पहले 3 साल पहले कराई थी, वहीं एमपी में ही कराई थी वो। तो दोनों जगह वो नील आई, 2 बार कराई तो दोनों बार नील आया उसमें। अच्छा, दोनों बार नील आया। और हाँ जी। हाँ, और चोट कितने साल पहले लगी थी? 14 साल की उम्र में। अभी उनकी उम्र 34 साल की है। अच्छा, वो उनका वर्क क्या है? वर्क, वो किसान है। किसान है। 40-50, हाँ 50-60 बीघे जमीन है, अकेले हैं वो। उनके फादर जाने के बाद में उनकी पढ़ाई वढ़ाई छूट गई। 15-16 साल की उम्र में पढ़ाई छूट गई उनकी, और वो किसानी को ही देख रहे हैं, तो वही करते हैं तो। अच्छा, और कोई पूछना चाहे डॉक्टर साहब से पूछे, बताएं, इसमें बोले कोई। मैं यही कहूंगा कि आप हमारे वैद्य हरिओम जी जब साथ में, तो आप केस को लीजिए, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब, आपको ध्यान होगा हरिओम जी, अपने एक सीनियर हुआ करते हैं बरेली में, राकेश सिंगल साहब। जी। तो उन्होंने जो स्पर्मिया के 8-10 केसेस ठीक किए हैं। तो इसलिए हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हमें लग रहा है आप इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हो, उसके माध्यम से केस को लीजिए, जरूरत पड़ी तो उनसे भी डिस्कस करेंगे। 3 महीने का तो समय ले लीजिए कम से कम मरीज से। हाँ नहीं, वो तो कोई बात नहीं है। अब तो वो खेती से निमट के 4 महीने के लिए दिल्ली आए हैं। तो वो कह रहे कि अब तो बरसात के मौसम में खेती का कोई खास काम होता नहीं। उनकी मम्मी है बुजुर्ग सी, उनके भरोसे वो छोड़ के और वो आ गए हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ को मैंने बुलाया है, तो वो यहाँ रह रहे हैं एक अपने रिलेटिव से। जी। आप लीजिए सर इसको, मैं तो यही सलाह दूंगा। बाकी और वैद्यगण कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। टेस्टिस का सेमिनिफेरस वो रहेगा, ट्यूबल्स रहेंगे, तभी जर्मिनेशन होगा स्पर्म का, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। हैं जी पवन जी, कैसे आवाज नहीं आ रही आपकी? मैं ये कह रहा हूँ सर, टेस्टिस जी। हाँ, अगर स्पर्म जर्मिनेटिंग सेल हो गए तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके। हाँ, मैंने वो इसीलिए, क्योंकि अभी तक वो उन्होंने एमपी में 3-4 जगह दिखाया ना, तो उन्होंने, किसी ने ये कोशिश ही नहीं की कि उनकी कोई हिस्ट्री ली जाए। बस ठा के वो अपना सीमन एनालिसिस कराई 2 बार और कहा कि नहीं नीला, इसलिए आईवीएफ में जाना पड़ेगा आपको। तो मैंने सबसे पहले जब आज उनकी हिस्ट्री ली दोपहर में, तो उन्होंने बताया। फिर शाम को मैंने अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से टाइम लिया। मैंने कहा पहले तो ये देखते हैं कि टेस्टिस है कहाँ पर, तो है भी या नहीं है। तो उन्होंने अभी करते करते ही मुझे बीच में कॉल किया कि डॉक्टर साहब मैंने पूरे पेट को ढूंढ लिया है और ऐसे ऐसे है, किसी भी जगह मुझे नहीं दिखाई दी, और मुझे लग रहा है कि वो ट्रोमेटिक इंजरी उस टाइम वो डिसॉल्व हो गई है। दोनों टेस्टिस कहीं तक भी दिखाई नहीं दे रही। दोनों टेस्टीज ही नहीं है? अच्छा, हाँ जी, दोनों हाँ जी। टेस्टिस ही नहीं है।
तब तो फिर फिर बड़ा पॉसिबल, कठिन। फिर कहाँ पॉसिबल होगा सर, फिर तो होगा ही नहीं। फिर तो इम्पॉसिबल वाला मामला है। हाँ। अगर टेस्टिस नहीं है जी तो ये तो बड़ा कठिन प्रश्न। हाँ, वो कह रहे कि कहीं भी दिखाई नहीं दिया अभी, हालांकि रिपोर्ट जो है फिजिकली आई नहीं है, देखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, वो कैसे है। तो उसको भी मैं कल शेयर करूंगा, या रात में आएगी तो रात को ग्रुप पे शेयर करूंगा। जी जी। कि टेस्टिस ही नहीं है तो संभव कैसे, ये तो फिर फैक्ट्री नहीं है तो प्रोडक्शन कहाँ से हो। जी हरिओम सर, प्रणाम जी सर। प्रणाम। सर मेरा प्रश्न है कि ऐसे होता है क्या कि चोट लगी या आघात हुआ और ऑर्गन ही डिसॉल्व हो गया? मतलब मेरे को ये क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। अब ये क्वेश्चन तो मेरे भी दिमाग में। हाँ, हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा कैसे कि 14 साल के बच्चे में तो ऑब्वियसली टेस्टिस थी नीचे, ये तो नहीं था कि अनडिसेंडेड टेस्टिस थी। ऐसा तो नहीं रहा होगा, और अनडिसेंडेड थी तो वो एब्डोमेन में होने चाहिए, और अगर वो एब्डोमेन में नहीं। मैम क्या पता पहले ही ना हो फिर। अरे तो बाबू अगर अनडिसेंडेड है, सपोज, ऐसा थोड़ी है कि है ही नहीं, तो इसका होते भी नहीं अनडिसेंडेड है। अगर अनडिसेंडेड है तो एब्डोमेन में कहीं विजुअलाइज, या चलो वो बिल्कुल रिग्रेस्ड कंडीशन में है तो भी आपको कहीं दिखेगी, जैसे अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि विजुअलाइज ही नहीं हो रही। और ऐसा कैसे कि चोट लगी और एब्जॉर्ब हो गई? और मैम उनके माता पिता को भी तो मालूम होगा ना, माँ होगी तो उनको टेस्टिस था कि डिसेंडिंग टेस्टिस था कि नहीं, वो वो तो भी तो कहते बता हैं कि सकते हैं। पिता अभी तो मैंने, डॉक्टर अनीता, अभी तो मेरी पेशेंट से ही बात की है, उनकी मदर तो गांव में है। अभी खाली पेशेंट की हिस्ट्री पे ही मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है। अब देखते हैं कि उसकी मम्मी से भी हिस्ट्री लेंगे कि उन्होंने हाँ, अपने मम्मी से चाइल्डहुड में हिस्ट्री लिया बताया जाए। जी जी, जी मम्मी से। जी कि क्या पोजीशन है क्या नहीं, वो यही हाँ कह जी, रहे थे मेरे क्या को। पोजीशन था। जी 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 नहीं, पर आपने अभी ये बोला सर कि उसके फादर वो थे, और मैम नहीं कई नहीं बार आपने, बर्थ से नहीं होता ना, नहीं वो नहीं होते ना, आपने, मैंने फादर का कुछ एनोर्की नहीं होते हैं। बोला। मैंने तो ये आपने बोला बोला है कि कि उनके घर में कोई केयर करने वाला नहीं था, फिर हाँ उसकी हाँ शादी नहीं, हुई, ऐसा कुछ आपने बताया ना पहले। मैं फेसबुक पे सुन रही मैंने थी। ये बोला था कि 14 साल की उम्र में वो क्रिकेट खेलते हुए वहां पर बॉल लगी, तो हाँ, तब तो उसके फादर थे, वो एडमिट था और 3-4 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला है, कैथेटराइज पे पेशेंट रहा है, जैसे अकॉर्डिंग टू पेशेंट कि अच्छा। ऐसे हुआ। उसके बाद 4-5 महीने में कुछ उनके फादर को परेशानी हुई, उनकी डेथ हो गई। तो बाद में उनकी केयर करने वाला कोई नहीं था, उसकी एक छोटी अच्छा। सिस्टर थी और उसकी मदर थी खाली। और वो एकदम अच्छा प्योर सा गांव है जिसके अंदर वो रहते हैं। शहर भी वहां से 50-60 किलोमीटर दूर है, हमीरपुर, पता नहीं ललितपुर कोई सा है ऐसा। तो वो कह रहे कि जो हमसे पॉसिबल हुआ, वो पेन वगैरह ठीक हुआ, तो कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं शादी तक, ना कहीं उस तरफ ध्यान गया किसी तरह से। पेशेंट की सर हिस्ट्री है ये। एनोर्की होगा, बचपन से ही नहीं होगा उसका टेस्टिस, होते नहीं ये है भी हो कहीं। सकता है। अब उनकी मदर से ये हिस्ट्री ली जाएगी, मैं चुपचाप ही लूंगा, क्योंकि अगर उसकी और मिसेस के सामने और लेंगे तो इसमें जी सर कई लोग बताते नहीं है ना, कई कई लोग बताते नहीं है भी ये एनोर्किया की प्रॉब्लम है और जी जी टेस्टिस नहीं है, मैरिज भी कर लेते हैं ना वो, दूसरे अपनी बात को छुपाते हैं, मैरिज हिडन होने के हिस्ट्री। बाद फिर वो बहाना, अच्छा, फिर वो मैरिज होने के मैंने बाद उससे बहाना पूछा, बनाते हैं। मैंने उससे डॉक्टर साहब पूछा कि एक्साइटमेंट कैसा रिस्पॉन्स है, वो कह रहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी किसी भी तरह से। अच्छा। जी, वो कह रहे कि क्लाइमेक्स एकदम ठीक से रहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का फील नहीं किया मैंने आज तक। और उसकी मिसेज थी, उससे भी पूछा, वो भी कह रहे कि ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ। ये हिडन हिस्ट्री है डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि मदर हाँ को ये कंप्लीट मालूम होगा। वो शादी के चक्कर में शादी कर ली ना भाई, कभी ससुराल पक्ष वालों को पता ना लग जाए भाई ये पहले पता था, हमारा लाइफ खराब कर दिया, ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। एक बार डॉक्टर साहब डॉक्टर एक साहब बार पूरी हिस्ट्री जी लीजिए इसकी, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। हाँ जी सर, जी जी सर, जी वैद जी आप बताएं। हरिओम जी आप कुछ पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब सलाह दे रहे हैं, बताएं प्लीज। बस मेरी भी यही सलाह है कि एक बार पूरी हिस्ट्री मिल जाए उनके पिता से, माता पिता से, फिर उसके बाद। और तब तक ठीक अल्ट्रासाउंड ठीक है रिपोर्ट सर। भी आ जाएगी, क्रॉस कराना चाहेगी तो चाहेंगे तो क्रॉस भी कर लेंगे फिर बाद में। इसमें जी सर, जी सर, सर हाँ जी क्या सर, क्या थैंक यू क्या सर। केस डिस्कस करेंगे, अभी पढ़ाएंगे सर? हाँ, केस डिस्कस थैंक यू करेंगे। सर। अभी कटारिया जी ने डाला था, उसका रिव्यू बताओ। हाँ, वो सर, वो भी यही पेशेंट जो है ना, इसकी जो मिसेज है वो आई भी है, तो अच्छा। उसके पास अपनी इनफर्टिलिटी से लेके ये अल्ट्रासाउंड थे।
तो इन अल्ट्रासाउंड में से ये दोनों क्लिप मैंने अलग निकाली। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या सीन है? कहते जी इनको गॉल ब्लैडर स्टोन था। वहां पर ये अल्ट्रासाउंड में बताया था 4 mm का स्टोन था। तो मैंने कहा फिर आगे? कह रहे हमारे खेत के बीच में उनका घर है, जो एक कोई साधु रहते हैं, और उनके फ्री ऑफ कॉस्ट वहां हम लोग जैसे सब जाते हैं, बड़ी अच्छी लाइन लगती सुबह के टाइम पे, और चाहे रीनल स्टोन हो चाहे गॉल ब्लैडर स्टोन हो। तो कहते हम वहां पर गए, वो खेत में से हमारे ही खेत में जाता है, हमें नहीं पता आज तक, खरपतवार में से कुछ पत्ती लेके आता है हाथ में रगड़ता हुआ, और उसको रगड़ के 5 दिन तक उसको पानी में पीना होता है, 1 लीटर पानी में 5 दिन तक, और सिर्फ पपीता खाना होता है सुबह के टाइम, दोपहर तक कुछ नहीं खाना, सिर्फ पपीता खाना है आपको। उसके बाद कहता 2.5-3 महीने के बाद जब हमारे उस गायनेकोलॉजिस्ट ने, जिसने ये अल्ट्रासाउंड कराया था, उसने कहा कि आपको तो गॉल ब्लैडर स्टोन है, इसको तकलीफ हुई, थोड़ा सा एपिगैस्ट्रिक पेन हुआ, वोमिटिंग हुई, कि वो करा के लाओ देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टोन में कोई दिक्कत आई है। तो वो स्टोन थी नहीं वहां पर, वो खुद ताज्जुब में थी। तो मैं उससे पूछ रहा था, तो वो कहने लगा, कहता जी हमें पता नहीं, खेत में से वो पत्ती तोड़ के लाता है और उसने पिलाई, और उसके बाद से आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये अल्ट्रासाउंड है उसके बाद का। ऐसे तो खेत की वीडियोग्राफी कराई जाए, मेडिसिन पहचान में आ जाएगी। मैं उससे यही कह रहा था, मैंने कहा तुम्हारे खेत की खरपतवार है तो कम से कम उसको ये तो ढूंढ लो किसी तरह से कि पत्ती कौन सी थी। कहता जी तोड़ के वहीं से रगड़ता हुआ लाता है इसमें हथेली पे। हमारे प्लेटफॉर्म पे एक डॉक्टर साहब आए हैं, अच्छा शुभम शर्मा है, ठीक है, मैंने कहा सुप्रिया है वो, ठीक है, और कोई किसी का अगर केस हो तो रख ले। तो अब ठीक की है बार मैंने उसको बोला ध्यान में सर रखिएगा। हमारे पड़े हुए सर 2-3 केस। मैंने उसको बोल दिया सर, मैंने कहा आपकी बार ना मतलब के आगे पीछे जाके उसके ये देख लेना कौन सी पत्ती तोड़ता हो। हाँ जी, थैंक यू सर। हरिओम सर। हाँ जी, एक इमरजेंसी केस है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे पहले से चल रहा था, कहिए तो रख दे। हाँ रखो, इमरजेंसी पहले रखो। एक लड़की थी जिसका हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे, अनीता मैम को याद है, वो ऐसे डिप्रेशन की शिकार थी, पहले वो ऐसे काम काप के चलती थी। याद है, मुझे भी याद है। हाँ, तो वो लड़की सर, उनके माँ बाप जो है ना थोड़ा सा बीच में चीची में कर रहे हैं, और वो रेगुलर नहीं रहते। कोई चीज कहो कि अभी करा लो, एक तो कई बार दिक्कत करती हैं कि मैं पंचकर्मा नहीं का, पंचकर्मा वो एक तो लड़की है, अनमैरिड गर्ल है, अब उसको कहीं किसी के यहाँ तो ऐसे नहीं कराया, कोई सेटअप हो वहाँ लेडीज डॉक्टर हो तब तो कराया जा सकता है, और ऐसे तो पंचकर्मा वगैरह हर जगह नहीं कराया जा सकता। एक प्रॉब्लम वो भी है, और वो है कि थोड़ा पैसे के लोग चीची में करते रहते हैं, है ना। और अभी दिक्कत ये है कि बार बार मेरे को ही फोन करते हैं कि भैया बेटिया है, अभी शादी ब्याह नहीं हुआ है, और वो अभी कुछ दिन 1 महीना मेडिसिन चलाएंगे, बीच में कुछ हो जाएगा तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा लेंगे, बताएंगे नहीं, और फिर भी बार बार बीच बीच में वो ब्रेक होते रहते हैं, महीना 15 दिनों का। पहले मतलब कि वो लखनऊ उनको बुलाया जाता था, मैदान था, तो बार बार आ जाते थे, लेकिन हम लोग बुलाते हैं तो कहीं उनको 10 दिन, कहीं उनके हस्बैंड को टाइम नहीं है, कहीं बहुत दूर है, कहीं कुछ है, मतलब वही प्रॉब्लम जो कॉमन प्रॉब्लम आती रहती है वो सब आती रहती है। मैंने कहा देखो ये आपकी बिटिया का ट्रीटमेंट इस तरह हो नहीं पाएगा, और मैं नमस्ते कर लूंगा अगर आप ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करेंगी तो अभी 2-3 बार फोन कर चुकी हैं, रिक्वेस्ट कर चुकी हैं, तो मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ फिर से, है ना। तो उनको बिटिया को अभी यही प्रॉब्लम हो रही है, एक तो कंपन वाली स्थिति है, कंपन में चलना, और एक उनको मेंसेस सही से नहीं आ रहे हैं, मोशन सही से नहीं हो रहा है, और मन मतलब कि और उसके ब्रेस्ट से कुछ सिक्रीशन सा होने लग गया था, अभी बीच में थोड़ा सा फलत्रिक आदि वगैरह चल गया था, है ना, उनको चलाया गया था, तो कुछ डिस्चार्ज सा होता रहता है उसके ब्रेस्ट से कभी कभी थोड़ा बहुत। तो सर ये स्थिति, अब उसमें क्या क्या किया जाए? पहले भी ट्रीटमेंट इनमें चल गया, ब्राह्मी चली है, और उसको खुद ये मेद द्रव्य जो हम लोग यूज करते हैं वो चला है, और मैं बता रहा हूँ एक सर, एक काम करो जी गौरव, ये काम करो, उनसे कहना 10,000 रुपया का चेक मेरे 10,000 रुपया मेरे आप अकाउंट में डाल दो, कि 10,000 रुपया आपके सेफ रहेंगे, तो जिस दिन बच्ची ठीक हो जाएगी उस दिन 10,000 रुपया मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, या मेरी क्लिनिक से आकर ले जाना। हाँ ठीक है,
हाँ जी सर। क्योंकि जी हमारे पास ऐसे 25 आते हैं, ठीक हाँ है। वही जी। तो हम उनको और बोलते हैं कि हम उनको बोल देते हैं कि सरकारी खाते में जमा जी नहीं जी। होंगे, आप ऐसा करो, हम लिखित में देते हैं, आपको लिख के देते हैं बाकायदा कि हम्म। आपने 2000 रुपया पर्चा, 2000 रुपये दिए जिसमें 1 रुपए का पर्चा बना है, और आपके 1999 रुपया डॉक्टर हरिओम प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पास जमा है। आप इसको ले जाओ, अगली बार फिर पर्चा बनवाओगे, उसमें से हम्म। फिर कम कर दिया जाएगा, बच्चा जी जी आपका ठीक हो जाएगा। जितने पैसे बचते हैं ये पकड़ो, पैसे अपने घर जाओ। ऐसे जी लोगों जी। से पहले पैसा एडवांस में ले लो और उनसे हम्म। कह दो जब बच्चा आपका ठीक हो जाएगा तब आप जी। हमसे ये पैसा हम आपको दे देंगे, चाहे आप जैसे मर्जी हो, घर से बोलेंगे तो घर से ट्रांसफर, और आके अगर आपको लगता है तो आप हम्म। यहाँ ला के ले जाना। ऐसे चक्करों में मत पड़ो, इससे इससे जो है ना अपनी छवि खराब होती है, और जी दूसरा सर। जी होता है कि अरे क्या करना, कहीं से भी जो हो जाएगी, मतलब एक प्रकार से जो जो वो है वो चीज है उसको भी अपने दिमाग में रखो और काटो, क्योंकि ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं आयुर्वेद में, तो ऐसे पेशेंटों की बौछार लगी होती है। हाँ जी सर। जी सर। हाँ ठीक है। मैं एक बार ट्रीटमेंट बता दूं, आरोग्य वर्धनी, बृहदवात चिंतामणि और दसमूल, बलारिष्ट, महाराष्ट्र आदि और क्या कहते हैं पटोल मूल आदि क्वाथ चला है, और ये इतना चला है। और 15-15 दिन बाद चेंज होता जाता था ट्रीटमेंट। आपने फिर उसके लिए और भी बताया था, एरन तेल 1-1 चम्मच रात को देना है, क्षीरबला से पूरा शरीर का अभ्यंग कराना है, 20 गर्भ तेल और क्षीरबला से 10 मूल तिल तेल, और ये इसका, और आपने बस्ती वगैरह का पूरा प्लान बताया था, लेकिन वो बस्ती उससे तो हो नहीं पाया, केवल ये ओरल मेडिसिन ले पाए, उससे भी उनको लाभ हुआ सर। उनको ऐसी बात नहीं था, पहले जब मेडिसिन चली थी तो कंपन कम हुआ था, चलने में उसको फायदा हुआ था, और पेन के इंजेक्शन रोज लगते थे, पेन के इंजेक्शन बंद हो गए। लेकिन हमने उनके पिताजी पुलिस में है तो बुद्धि थोड़ी मोटी है, तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा सर हम अगर आप ऐसे चीजें में करेंगे तो बिल्कुल आपका पैसे, उनके रिश्तेदार जिनके थ्रू हमारे पास आए थे, मैंने बिल्कुल मना किया, मैंने कहा इनकी बिटिया का इलाज हो नहीं पाएगा जिस तरह से इनका व्यवहार है। बस वही है, थोड़ा सा फिर से उन्हें बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा चलो ठीक है आपके करते हैं। ठीक है, बाकी ट्रीटमेंट सही है, अगर वो आए तो उसमें द्राक्षा अवले ऐड कर देना। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसमें वायु की प्रकोप अवस्था चल रही है और पित्त की संचय अवस्था चल रही है, तो दोनों हाँ के साथ शांत करने के लिए द्राक्षा अवले दे देना, दोनों शांत रहेंगी। बाकी वायु की जितनी भी जो चिकित्सा है बात की, वो हर गुण पे सब बता दी गई है, प्रत्येक गुण पर चिकित्सा बता के तब उसको किया गया है। अब क्योंकि पित्त साथ में लग रहा है उसके, और उसकी संचय अवस्था है, कहीं उसको उठा के ना चल दे वायु, तो इसलिए आप उसमें द्राक्षा अवले, द्राक्षा आसव नहीं, द्राक्षा अवले ही देना उसको, ठीक है। जी सर। जी सर। जी जी उसकी सर। और सर उनको मांस, जब उसका पीरियड आता है ना तो मांस के टुकड़े आते हैं सर, वो पूरा पीरियड होता नहीं। मैं बताता हूँ, हाँ जो उसका स्तन का पार्ट है वो है, उसको ऐसा करो पुष्पधान रस बढ़ा दो एक। क्या पुष्प धनवा रस? हाँ ठीक है। ठीक। हाँ, ठीक है तो सर। स्तन की उत्पत्ति होके आंत्र की उत्पत्ति होना शुरू हो जाएगी, और फिर वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। सर जी सर इसमें वो बोल रहे हैं कि उसको स्तन में से डिस्चार्ज आता है, तो उसमें जैसे ना पिट्यूटरी इन्वॉल्व होती है या सीरम प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ, ये मैं एलोपैथिक वाला भाग बता रही हूँ। तो क्या हमें इसमें वो नहीं एक बार सीटी स्कैन करा लें या एमआरआई ब्रेन का रूल आउट करने के लिए? पिट्यूटरी ट्यूमर्स में ऐसे देखा गया हो, तो वो पुष्पधन और ये क्रॉच पार्क से ठीक हो जाएगा जो आप बोलते हो, है ना? दवाई तो वो ठीक है, लेकिन एक बार पेशेंट की सेटिस्फेक्शन है और अपने को रूल आउट कराने के लिए करा ले क्या? बोल देना गौरव जी, एक एमआरआई करा लो। सर हार्मोन से नहीं काम चलेगा, प्रोलैक्टिन से। ठीक है सर, मैं करा लूंगा। नहीं, ऐसे पेशेंट में जरूर कराना है डॉक्टर साहब, क्योंकि उनको भी ये रहे कि हाँ कुछ हो रहा है और ये ठीक नहीं हो रहा, और अगर अब कहना नहीं माना तो नहीं ठीक होएगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाना। मैम पिट्यूटरी ट्यूमर किसी पेशेंट को होएगा ना, मोस्ट प्रोबेबली उसकी जो प्रेजेंटेशन रहेगी, फर्स्ट ऑफ प्रेजेंटेशन हार्मोनल डिसबैलेंस के अलावा उसमें विजन का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये विजन का सेंटर नहीं होता पिट्यूटरी में, विजन का सेंटर कहाँ लिखा है? विजन का सेंटर वो जब वो फैलता है ट्यूमर तो विजन सेंटर फैलता को नहीं प्रेस सर, करता है। अभी तो प्राइमरी कंडीशन में साइंस दिखते हैं कि गैलेक्टोरिया हो रहा है या पेशेंट का पीरियड इरेगुलर हो रहा है, पेशेंट पहले ही उसको कंपन है। आप हिस्ट्री डाल देंगे डॉक्टर गौरव, आप पढ़ लीजिएगा एक बार केस को ना।
पहले का पुराना केस है डॉक्टर पवन ये। और गौरव जी थोड़ा सा ना उस पेशेंट को टाइट रखो, ऐसे काम नहीं चलेगा, बार बार आके तुम्हें भी परेशान करती है और हमारा भी यहाँ पर कुछ टाइम मतलब कहना चाहिए टाइम खराब होता है। ऐसे नहीं ठीक है तो सर, पसंद नहीं करता। ठीक है, एक ठीक है बार सर, निकाल के बाहर करो क्लिनिक से, हटाओ यहाँ से, जाओ ठीक यहाँ से, और टंकी समझ ठीक है रखी है। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। हाँ प्रमोद जी, आपका कोई लैब केस है? प्रणाम। जी 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 जी, चलिए संगीता बॉस का ले लीजिए, फिर मैं लाइव ले लेता हूँ। प्रदीप जी जुड़े हैं शायद एक नए, सर तो प्रदीप थोड़ा जी। सा ये पूछना था सर सर प्रणाम। हाँ प्रणाम। सर आज एक वो केस डाला, उस थायराइड आपने देखा, टीएसएच उसका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। हाँ हाँ, उसी के लिए पूछना था सर। नया केस है? सर उसका करीब बढ़ा हुआ है, एक नया तो नहीं है सर, लेकिन उसका टीएसएच की रिपोर्ट आज दोबारा रिपीट होके आई थी, तो हाँ नया ही समझिए। हाँ वैसे रिव्यू वाला नहीं है, नया है। सर पिछली बार उसका था 47 था टीएसएच, तो हमने उसको रिपीट करवाया, तो आज उसका आया है 296। 296 टीएसएच है उसका। क्या क्या खिला रहे थे आप? 296 टीएसएच है। 296। हाँ, क्या क्या खिला रहे थे? नहीं सर, अभी कोई सर पेशेंट उसे है खिलाया भी कुछ नहीं है। प्रेग्नेंट है, वही है ना, 19 साल उम्र मैम हाँ है ना, 1.5 महीने की प्रेगनेंसी है। 1.5 मंथ प्रेगनेंसी। हाँ यस मैम। सर मैं बताती हूँ शॉर्ट में। हरिओम सर हाँ, बोलूं और बोलो बोलो इसका बोलो। एक पेशेंट क्या है, 19 साल की लड़की है और उसका जो है उसको प्रेगनेंसी है, उसका पहले एक एबॉर्शन हो चुका है और उसको 1.5 महीने की अभी प्रेगनेंसी है, ठीक है, और उसका टीएसएच बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो थोड़ा टीएसएच तो सर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी बढ़ता है, लेकिन जो उसकी एबॉर्शन की हिस्ट्री है, हो सकता है उसका थायराइड की वजह से उसका पहले वाला एबॉर्शन हुआ हो और उसी की एबनॉर्मेलिटी चलते चलते ये हो रहा हो। तो ये हिस्ट्री, पेशेंट की ये हिस्ट्री है। 19 साल उम्र है, 19 इयर्स। खाने में क्या क्या खाती है वो, कुछ पता है? ये तो मैडम बताएंगी। संगीता मैम बताओ। खाने में उसकी नॉर्मल डाइट है, यस मैम नॉर्मल डाइट, कोई कुछ नहीं है, वो सिंपल खाना खाने में रहती है, जो घर में बस वही खाते हैं, मसाला भी खाते हैं, तो उसको हाथ में जलन है, तो कह रही थी वो खाना आवाज बहुत कट रही है, मेरे लगता है। सबके पास कट रही है आवाज। जी सर कट रही है मैम आपकी आवाज। संगीता मैम बाहर आके बात करिए, आवाज कट रही है। हाँ क्लियर नहीं है आपकी आवाज, बाहर आ जाइए। ओके मैम। हेलो। हाँ 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 अब आ रही है आवाज क्लियर? हाँ हाँ बताओ। हेलो। हाँ हाँ आ आ रही है, आप बता दो, आहार विहार बता दो मैम। हाँ मैम आहार विहार उसका ये है कि उसको ना गरम गरम खाना अच्छा ही नहीं लगता, और जलन सी हाथ पैरों में जलन रहती है, तो इसलिए वो कहती है कि मुझे ठंडा ही ठंडा खाना खाने को अच्छा लगता है, और मिर्च मसाला तला वाला नहीं खाती है। भूख अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खाती है, नॉर्मल डाइट है, और नींद वगैरह भी अच्छी आती है, कोई उसको एज इट इज उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कहती है हाथ पैरों में थोड़ी सी जलन रहती है, ठंडा। वजन मैडम उसका मैंने लिखा है, उसने 1 मिनट, लिखा तो है 46 kg और हाइट 46.8 kg, हाइट 5'1" है मैम। सर वही है, धात्वाग्नि अम्लपित्त की संप्राप्ति से धात्वाग्नि विकृत होकर थायराइड रेज आ रहा है। मैम इसी के लिए ये है कि कहीं एबॉर्शन फिर से ना हो जाए, इसलिए हो जाएगा। हाँ देखना था। होएगा, और बहुत परफ्यूज ब्लीडिंग से होएगा। यस है, होगा होगा, परफ्यूज ब्लीडिंग से होगा एबॉर्शन। तो सर इसको क्या करना होगा, कुछ रोकने के लिए कुछ बताएं? नहीं रोकोगे तो अब नॉर्मल चाइल्ड होने का डर रहता है। सर रोकते नहीं है इसमें, अगर रोकेंगे तो अब नॉर्मल चाइल्ड होने का डर रहता है। अभी 1 महीना है ना?
डेढ़ हाँ मतलब जी वही सर, डेढ़ 6 हफ्ते डेढ़ महीना 6 मतलब हफ्ते 15 दिन ओवरड्यू है, 1.5 महीने 6 का, वीक 6 हफ्ते का है। अच्छा, इलाज कर लेगी? जी कर लेगी सर, एक एबॉर्शन हो चुका है ना ऑलरेडी, इसलिए कर लेगी। अच्छा ठीक। सर अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको थायराइड की टैबलेट थायरॉक्सिन 200 पे डाल दिया। डाल दिया? मैंने कहा 7 दिन खाओ, तब तक 7 दिन के लिए कह दिया अभी। मैंने कहा फिर मैडम आप कितने जब mg बताएंगे फिर withdraw थायरॉक्सिन कर आपने देंगे। दिए उसको? 200। नहीं मैडम, ये बहुत ज्यादा दे दिया आपने, 200 mg। वो नहीं, वो माइक्रो यूनिट होती है ना, आईयू वाला माइक्रो एमजी होता है। हाँ तो मतलब ज्यादा से ज्यादा हाँ आप जी। अगर उसको शुरुआत में देते तो 100 mg से करते, फिर कम करते जाते, 75 वेट करते, फिर नहीं, कितना है उसका? साथ वेट में कितना है? उसको वेट 46 kg, 47 मान लीजिए, 47 kg। जी मैम, स्टार्टिंग डोज बहुत ज्यादा होगी ये, क्योंकि ज्यादातर नहीं डॉक्टर्स भी कम से स्टार्ट करके फिर ज्यादा पर ले जाते हैं। जब मेरी नहीं नहीं नहीं, 75 नहीं, वो 75 ऑलरेडी माइक्रो एमजी रही से है वो, स्टार्ट किया जा सकता था। मैम वो 100 ले रही है ऑलरेडी, 100 ले रही है? कोई अच्छा, बात नहीं, 100 ले रही लेती है, कोई बात नहीं। 100। हाँ हाँ, हाँ तो मैडम अभी उसे 100 ही 100 रहना ले दो, रही फिर थी, धीरे धीरे कम तो करो, उसके बाद ऐसे ही नहीं। मैंने टेस्ट कराया तो सर मुझे एबॉर्शन का उसका डर लग रहा था कि हो ना जाए, तो मैंने आज उसको कुछ, अभी उसकी रीडिंग अरे और अभी कुछ नहीं ज्यादा होगा, ये बढ़ती हुई आई, तो फिर परेशान मत हो, हमने तभी कहा तो कह फिर रहा हूँ इलाज कर लेगी। हाँ कर लेगी सर, ठीक है कर लेगी सर। ठीक है, तो उसका परहेज लिखो। यस टोस्ट, यस। ब्रेड, ब्रेड, टोस्ट, ब्रेड। क्या कह रहे हैं सर? टोस्ट? अरे ये क्या होता है हाँ, यार? ब्रेड का टोस्ट फैन, मतलब ये यस जिसकी यस, भी समझ बनी गए समझ गए। यस मैदा यस के यस आइटम, मेरे को ये यस समझ यस। नहीं आता कि व्हाट इज सैंडविच, व्हाट इज टोस्ट, व्हाट इज, वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। सर बोलो ब्रेड की बेकरी बनी चीजें बता दो आप। बेकरी आइटम, बेकरी आइटम। हाँ वो सब बंद करो। ठीक है सर। सुबह के लिए एक रोटी बना के उस पे घी लगा के और आधा कप दूध से नाश्ता करें। यस। उसको ये बोलना Yes, कि अगर तेरे लिए ठीक होना है और तेरा बच्चा अगर ठीक से नॉर्मल कंडीशन में नॉन एबनॉर्मलिटी पैदा हुए, अच्छी जिंदगी जिए, तो जो तेरे जीभ के जो चटाके हैं ना, ये वो बंद कर देना बिल्कुल, वरना मैं दोबारा बताऊंगा नहीं। जी यस सर। सर वैसे भी वो नहीं खाती, गांव की है बिल्कुल, ठेठ गांव में। हाँ तो ठेठ गांव की है तो कोई बात नहीं, गांव वाले तो बहुत ज्यादा खाते हैं। आप सुनाओ। गुलकंद। गाँव वाले और ज्यादा खाते हैं मैम, उनसे कहा तो फैक्ट्री में कोई सामान न ले। यस यस यस। हाँ सर यस। खाना किससे है? मिर्च मसाला उनका ज्यादा रहता है। हाँ, अब वो खाना किससे है? वो रोटी जिसमें हल्का सा थोड़ा सा नमक है और देसी घी लगा हुआ है, वो गुलकंद से खाना है। यस। और रोज खाना है। ये किस समय दोपहर में? हाँ रोज खाना है और 6 महीने तक खाना है लगातार। अच्छा। और उसके बाद 1 चम्मच शतावरी घृत। ठीक। ये 3 चीजें सुबह खानी है उसको। अगर वो घृत लगाना चाहे तो शतावरी घृत से रोटी लगा सकती है, और अगर घृत लगाना नहीं चाहे तो घृत को बाद में खा सकती है, रोटी खाने के बाद। वैसे अपने घर में जो देसी घी है गाय का, उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डाले और फिर उसके बाद जो है वो गुलकंद से उसको खा ले। गुलकंद। ठीक ठीक है। द्राक्षावले। ठीक सर। यस। 1 चम्मच सुबह शाम। ठीक सर।
शतावरी, मुक्ता और प्रवाल पिष्टी का योग बना के दो उसको। ठीक है। और इसमें से आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, खाना खाने के या नाश्ते के बाद। उसी के साथ गर्भपाल रस, ठीक है। यस सर, ये भी खाने के बाद। हाँ आप खाने के बाद की उसमें लिखी जा रही है। उसके उसी के साथ बृहदबात चिंतामणि रस। ठीक है सर। उसी के साथ आरोग्यवर्धनी बट्टी 2 गोली सुबह शाम। यस सर। उसी के साथ 1 2 3 4 उसी के हैं ये मय धातु, ये रस हो गया, ये उसी के साथ धात्री लो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। उसी के साथ रात को 10 ml एरंड तेल रोज 5 से शुरू करें 10 ml तक पिए। सर एरेंड की जगह कुछ और बता दें। एरेंड की जगह सर मेरे एक पेशेंट का एबॉर्शन हो गया, एक पेशेंट का एबॉर्शन हो गया था एरेंड तेल से। कैप्सूल दे दो मैम, पता नहीं इससे हुआ लेकिन हो गया था उसको। एरंड तेल कभी एबॉर्शन करता है? सर मैं वो मूवमेंट्स बढ़ा देगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से कहीं हो मतलब ही नहीं है। एरंड तेल मूवमेंट कैसे बढ़ा देगा? इसका कैप्सूल भावना पंजाकुलम आता है, वो दिलवाया जा सकता है। वो तो खुद जो है बात कफर है। सर यहाँ पित्त संप्राप्ति आविपत्तिकर क्यों नहीं दे देते फिर? हाँ निशो चूर्ण दे दो, आविपत्तिकर चूर्ण दे दो। चलो डर को भगाओ। आविपत्तिकर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। जी सर निशोध क्या काम करेगा इसमें? निशोध पित्त का ही शमन करेगा। क्या हम लोग इसमें मुलेठी बढ़ा सकते हैं? नहीं तो सर थायराइड पे भी काम करेगी, एज ए एंटासिड भी, मतलब पित्त पे भी काम करेगी। हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं मुलेठी, कोई दिक्कत नहीं है। मुलेठी की मात्रा ये आविपत्तिकर चूर्ण खाली देना है या साथ में निशोध भी देना है? निशोध नहीं साथ में निशोध भी देना है या खाली आविपत्तिकर में निशोध चूर्ण है? अच्छा दोनों में से एक चीज मैम, अविपत्तिकर ही देना है, निशोध अविपत्तिकर 1 चम्मच सुबह शाम। सर लघु मालिनी इसलिए नहीं डाला क्योंकि बृहदबात चिंतामणि दिया। हाँ है ना। हाँ लघु मालिनी वसंत रस कफ को शांत करता है और वहां पर कफ की हमको जरूरत है। हाँ नहीं उसमें तो यशद होता है पर वो पोषण भी तो देता है, इसलिए पहले ट्राइमेस्टर में देते हैं। कोई बात नहीं, पहले पोषण बाद में देंगे, पहले इसको रोक दो 3 महीने 4 महीने तक। अब पोषण तो वैसे जा रहा है, बहुत सारी चीजें तो खाई लीजिए ना सब कुछ, उसको तो ऐसे चिकित्सा हो जाने दीजिए। ठीक है। मुलेठी की मात्रा क्या रहेगी इसी में? शतावरी वाले के साथ में कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा? ना इसको आविपत्तिकर चूर्ण मिला दो। अच्छा उसके साथ में दे दो। मैं अक्सर अपना ये पित्त सामक योग बनाता हूँ तो उसमें शतावरी और मुक्ता सुक्ति, प्रबाल पिष्टी, अविपत्तिकर चूर्ण और मुलेठी को मिला के देता हूँ। बड़े अद्भुत रिजल्ट मिलते हैं। आपके ही फार्मूले में 2 चीजें मिलाता हूँ। बढ़िया है। अभी अचानक माइंड में आया, बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट है हमारा। 2-3 केस तो बहुत ही अच्छे सही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर एक बात यहाँ पे बता दीजिए कि जैसे जो मतलब यहाँ पे तो ये एक तो 19 साल की और ये प्रेगनेंसी वाला हो रहा है, लेकिन हाँ प्रेगनेंसी वाला भी यहाँ पे क्या भृंगराज आसव और पथ्यादिक्वाथ इसका कोई रोल है क्या? है, उसको है
उसको, लेकिन अभी हमें शुरू में केवल पित्त पे और वायु पे काम कर देना है। तो भृंगराज ऐसा नहीं करते है क्या पित्त पे और वायु पे या करते हैं, लेकिन विष्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पित्त को, अग्नि को ही, पित्त के साथ अगर उसका पित्त दुष्ट होगा तो उसको और ज्यादा जो है वो अग्नि तो बढ़ा ही देंगे, और अग्नि पहले से बड़ी पड़ी है उसकी। इसलिए मैंने कोई भी अरिष्ट का प्रयोग नहीं किया है यहाँ पर, जितने भी किए हैं सब सोम किए हैं। जी गर्भपाल रस कितना देना है? गर्भपाल रस 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। शुरू में 2 दे दीजिए, फिर एक। बृहद चिंतामणि 1 गोली सुबह शाम। सर इसमें एक बात और आई है यहाँ पर कि बरगद, पीपल, ऊलर, आम के पत्तों की छाल का काढ़ा बनाकर योनि का सिंचन करना चाहिए, जिससे कि योनि संकुचित रहे, रक्तस्राव ना हो। और दूसरा उन्हीं पत्तों का सुरस मधु से मिलाकर उसका पान भी कराएं, ताकि इंटरनल भी ना रक्तस्राव हो, ना रक्तस्राव के लिए शरीर प्रेरित करे। संगीता जी लिख लो इसको, अगर वो कर सकती है तो करे। जी बता दीजिए सर, फिर से बता दीजिए। पंचवल्कल वाला फार्मूला है क्या ये? हाँ, पल्लव है ये, पंचपल्लव। ठीक, छाल बताया ना इन्होंने, बलकल। छाल बताइए। आलोक जी क्या बता रहे हैं, पूरा स्पष्ट करें और लिखाएं सर। या तो फिर आप ग्रुप पर डाल दीजिएगा। सॉरी, मैंने माइक बंद कर दिया था। वो छाल के बारे में ही बताया गया ये सब। पंचवल्कल मींस मेन इसमें रोल जम्बू त्वक का ज्यादा अच्छा रोल है, अगर उसे दिया जाएगा तो श्रेष्ठ काम करेगा। और सदिया सर ने बहुत कुछ बोलूं सर मैं इस केस में, क्योंकि एज को हाँ सर, इस बच्ची का जो एज है 19 ईयर, एक बार एबार्सन हो गया है। और जहाँ तक थायराइड का जो है सभी लोग जानते हैं कि मनोवह विकृत है, वो सीवियर उसका मनोवह विकृत है। वहाँ पे जैसे आपने कहा वात की वृद्धि होगी, वात वृद्धि होगी, उसका मेद मज्जा सुखा रहा है, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड अपना फंक्शन स्लो कर दिया, सूख रहा है या उसका वो ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए हमें मनोवह की चिकित्सा भी बहुत श्रेष्ठतम रूप से कर देने पे इसके शरीर का पोषण भी होगा, गर्भ का पालन होगा। तो जो आप चिकित्सा बता रहे हैं उसमें पहले उसके पेशेंट के शरीर का पोषण हो, मनोवह उसका विकृत अगर दुष्टि कम होने लगेगा तो गर्भ का पालन भी होगा और उसकी शारीरिक अच्छी भी रहेगी। तो मेरा ये सोचना है यहाँ पे अगर उसे मनोवह विकृत को दूर करने के लिए जैसे आप बसंत कुसुमाकर रस देते हैं या जीवंती घृत देते हैं, अगर इस तरह के औषधियाँ दे दिया जाए और उसको सर हम तो थोड़ा सा स्पिरिचुअली इसको कहेंगे कि ऐसी बच्ची हो उसे आधा घंटा सुबह और शाम मेडिटेशन में जरूर बैठना चाहिए। उसका एक तरीका है केवल अपने सांस को धीरे से रोक के केवल बैठना चाहिए। कुछ भी बहुत लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, इस समय वायु की गति बढ़ी हुई है तो कोई भी उसके शरीर में हलचल न हो, किसी भी अवस्था में वो बच्ची बैठ के उससे ये कह देना कि तुम्हारा बदन हिलना नहीं चाहिए, केवल तुम्हें सांस गहरी लेके रोको और श्वास को जितना धीरे धीरे छोड़ सके उतना अच्छा रहेगा। गहरी सांस तो वो ले सकती है लेकिन छोड़ना होगा तो जितना स्लो छोड़े उसके लिए श्रेष्ठ उपाय है सर मेरे हिसाब से। ठीक है संगीता जी, थोड़ा सा उसका प्राणायाम का भी देखो, ठीक है? उसमें प्राणायाम में 1-4-2 की रेस होती है। 1 सेकंड में श्वास लेना, 4 सेकंड रोकना और 2 सेकंड में फिर श्वास छोड़ना। सर मैं एक बात यहाँ पे और कुंभक करते हैं। सर एक बात मैं यहाँ पे और इंक्लूड करना चाह रहा था कि जो छाल का काढ़ा बना के योनि का सिंचन कर रहे हैं, प्रक्षालन कर रहे हैं, उसकी वर्ती भी रख सकते हैं अंदर तक, ठीक है। लेकिन दूसरा पत्तों का सुरस उसको मधु के साथ पान कराना है, पत्तों का रस देना है ना कि छाल का। बाकी ऐसी महिला के साथ गोदुग्ध पान कराना चाहिए। गोदुग्ध पान गर्भ को स्थापन करने के लिए सबसे उचित है जी। ठीक, तो गोदुग्ध और घी तो उसको दे दिया है, गोदुग्ध भी दे दीजिए। वो तो आपने दिया।
ठीक है, आपका लाइव केस रखूं सर? हाँ, अपना केस रखो प्रमोद जी। सर इसमें नहीं, एक मिनट सर इसमें ये, एक मिनट प्रमोद जी, एक मिनट, ये इसमें सर उसकी थायराइड के लिए जो थायरॉक्सिन चल रही है वो फिर क्या, थायरॉक्सिन के लिए सर क्या उतना ही चलने दे अभी या कम करें? मैडम कम कर दो उसको, आप 100 mg ऐसा कर करो, दो। उसको ऐसा करो, बहुत ज्यादा है, अगर वो 100 खा रही है तो उसको सबासा करो, इससे ज्यादा मत करो। अच्छा, अब मुझे तो नहीं पता सबासों में आती है कि नहीं आती है, लेकिन फिलहाल आप देखो कि उसको कितनी डोज, मतलब 200 मत करो, बहुत हो जाएगी। आती। और संगीता जी मैम, वो 100 mg दो मैडम अभी आप। ठीक है सर। सावरी मुक्ता प्रवाल पिस्टी देंगे, वो भी हार्मोन पे बहुत अच्छा कार्य करता है। हाँ, वो करेगी, इसलिए मैंने उसको ऐड कर दिया। ये जो है ज्यादा परेशान हुए, दवा जो है कम से कम देने की कोशिश, उसको मेडिटेट कराओ आप, और उसको आजकल अभी इसमें वात का प्रकोप, सरसों के तेल का उसके हाथ पैरों में लेपन जरूर कराइए, दोनों टाइम उससे कहिए कि लगाए और रखे उसे, तो वात का प्रकोप कम होगा। इसमें स्फटिका का रोल कैसा रहेगा सर? स्फटिका फिटकरी का थायराइड पे भी काम करती है और वो संकुचन करेगी। अभी तो उसका वात बढ़ा हुआ है, वो बच्ची जो है उसका ही समन कीजिए तो सबसे अच्छी उसके लिए। और मैं ये चाहूंगा गीता मैम, अगर पूछेंगे तो उसे जो है ये जामुन का जो छाल होता है उसका काढ़ा बना के आप लोकल भी यूज कर सकती हैं और पिला भी सकते हैं, उससे भी अच्छा पॉसिबल। और वहाँ पोषण ज्यादा उससे होता है। ठीक हो गया, ऐसा है ना? अब इतना कर दिया, डॉक्टर साहब ने बता दिया, आप जो है प्राणायाम को उसको साथ में लो, और बाकी 20 दिन के बाद उसको 20 या 1 महीने के बाद उसका थायराइड कराओ, और बाकी और पिक्चर करा देना, एक इलेक्टिव करा, सीबीसी करा देना उसकी, ताकि पता चलता रहे कि कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। धात्री लो उसको दे दिया है, ठीक है। बाकी के बाद में क्योंकि थायराइड जब ज्यादा बढ़ता है तो कम हो जाता है, वायु की भी होती है, क्या नाम है, कफ की, वो उसके कारण भी कम होती है। अगर हो सके तो चूने का इस्तेमाल करा देना, कि आप चूना जो है आधा, मतलब 1 चने के दाने के बराबर उसको चूना दें, साथ में ये भी गुण जो है उसको मिल जाए, और फिर थायराइड जल्दी नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना करो, लेकिन उसको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि उसको जीभ को बिल्कुल एकदम सिल देना ऐसे करके, और उसको बोल, अगर वो एक बार बोले तुमसे कि मैं ये खा लूं, या तो अपना फोन फेंक देना उसको। जी जी जी, ठीक है, अपना मत फेंकना, उसका फेंकने देना, अपने मत फेंकना, नुकसान हो जाएगा। अनीता मैम, रखो सर। अनीता मैम। जी सर। हाँ, मैंने जहाँ से पढ़ा था पिचिटरी, उसमें ट्यूमर में विजन लॉस होता है, मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया वो। हाँ, मैं पढ़ लूंगी। थैंक यू फॉर शेयरिंग, आई विल गो थ्रू इट। थैंक यू। क्लासिकल प्रेजेंटेशन है मैम उसका, वो पढ़ती हूँ। ठीक है, थैंक यू। आज मैं जरा 3 चीजें लिख लो डॉक्टर साहब, आप सब लोग ना पेन लिख लो, मैं केवल 3 चीजें बता रहा हूँ, उसको लिखना है, केवल 3 चीजें लिखना है, बाकी 3 कल लिखा दूंगा, 3 परसों लिखा दूंगा। तो उसके बाद प्रमोद मिश्रा जी मैं आपका केस ले रहा हूँ। ओके सर। सब लोग खोल लो, बाद में फिर दिक्कत होती है। देखो, पहले लिख लो ऊपर लिख लो गुरुवादि गुण, और 20 लाइनें, मतलब 40 लाइनों में, 40 लाइनों मतलब गुरुवाद गुण लिख के नंबर 1 करके लिखो उष्ण गुण, और उसके आगे लिखो यह अग्नि के आश्रित होता है, अग्नि महाभूत के आश्रित होता है, इतना ध्यान रखना। हाँ जी सर, लिख लिया। देखो स्निग्ध गुण, हाँ जी, पृथ्वी और जल।
इसको मत लिखो अभी, अभी मत लिखो इसको, उसमें पड़ जाओगे। ठीक है सर। तीसरा। हाँ, दूसरा दूसरा अभी दूसरा ही लिखो। अच्छा, इसको हटा दें? तो हम अभी मत लिखना। देखो ठीक है। तीक्ष्ण गुण। हाँ जी। तीक्ष्ण गुण का आश्रय पित्त दोष होता है। पित्त दोष। हाँ, ठीक है सर। हाँ। और उसके आगे लिख लो, तीक्ष्ण गुण का आश्रय अग्नि भी होता है। आश्रय अग्नि। ठीक है सर। और उसके नीचे लिखो, तीक्ष्ण गुण का आश्रय अग्नाशय भी होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है सर। मैंने अंग ले लिया, मैंने दोष ले लिया, और मैंने महाभूत भी ले लिया, तीनों ले लिए। एक और लिखो, बड़ा चक्कर में पड़ोगे, वो मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि बस 3 ही लिखवाऊंगा। सरगुण। सर। ठीक। सरगुण का आश्रय महाभूत जल होता है, लेकिन ये उसका अपरत महाभूत होता है। उसके लिख लेना, अपरत। जल महाभूत अपरत होता है सरगुण में, और वायु महाभूत परत होता है। उसी के कारण मतलब आप लिख सकते हो, उसका आश्रय वायु महाभूत होता है। सरगुण का आश्रय वायु महाभूत। मैं आपको अब तक बता के यही चला आ रहा था कि सरगुण जो है जल के कारण होता है। ठीक है, तो मैंने उसको अप्रधान के रूप में बताया था ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर मैं सरगुण को अभी इनको बता दूंगा कि ये सरगुण जो है वायु पे आश्रित होता है, तो फिर उसको जो है कंफ्यूजन। ये 3 बता रहा हूँ, अलग 3 फिर अलग, ऐसे 2-2 एक-एक बताऊंगा, ताकि अब आप इस पर विचार भी करना है, और विचार करने के बाद मतलब पढ़ना भी है इसको और देखना भी है। तब तक धीरे धीरे करके आगे तक ले चलेंगे। तो रोज जी अब रखो अपना केस। जी एक बार रिपीट कर रही हूँ। सर में आपने दोष नहीं बताया। सर में आपने हमारे को यहाँ पे पित्त, तीक्ष्ण में पित्त, अग्नि और अग्नाशय उसका स्थान बताया। उष्ण में अग्नि महाभूत बताया। सर में आश्रय जल है जो अपरत्व रूप में है, लेकिन परत्व रूप में वायु। ठीक है सर, यही? ठीक। हाँ ठीक। थैंक यू सर। प्रमोद सर, मैं कह रहा था कि विद योर काइंड परमिशन एक हमारा कैंसर केस था, अगर हम अलाउ करें आप तो, अदरवाइज तो कल रखने हैं। सर मुझे लग रहा है 5 मिनट में सिमट जाएगा, फिर आप ले लीजिए। वैसे तो मेरे 4 केस थे, लाइव में वेटिंग है मिस्टर प्रदीप। जी ओके सर, प्लीज। जी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर प्रदीप जी हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं, उनका स्वागत है। और हालांकि ऐसी स्थितियों में स्वागत नहीं करना चाहिए। ये इनका केस है, इनका बेटा 10 साल का है और उसको इन्होंने लगभग 1-1.5 साल से इसको पेट में दर्द रहता था। कल और आज में अल्ट्रासाउंड कराए तो उसमें दोनों ही अल्ट्रासाउंड में पोलियोलिथिस निकली। अब ये ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। हमसे बात हुई तो मैंने कहा आप हमारे ग्रुप से जुड़िए और जुड़ने के बाद लाइव डिस्कस करते हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, वैद्य हरिओम जी, आप और भी वैद्य जो। हाँ जी प्रमोद जी, हूँ मैं आपके साथ। जी जी जी, चलिए अब आपसे प्रदीप जी कुछ लोग हमारे जितने वैद्यगण हैं वो प्रश्न पूछेंगे, हिस्ट्री लेंगे, आप बताते जाइएगा। उसके बाद चिकित्सा आपको बता दी जाएगी, मुझे नोट करा दी जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी 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 जी, वैद्यगण पूछे। आप अपना वीडियो खोल लो सर। जी जी अपना वीडियो ऑन कर लें। जी 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 थैंक यू। आप चंदोसी से प्रदीप जी, हमारे बचपन के मित्र हैं और चंदोसी में आजकल रह रहे हैं। पूछिए सर, पूछिए जी। कोई हिस्ट्री ले लें। प्रदीप जी बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र 10 साल है और 4 फीट 6 इंच उसकी लंबाई है और वजन उसका 28 kg है। जी अच्छा, अब ये बताइए कब से क्या क्या परेशानी है उसको? इसे पिछले 6-7 महीने से इसे दर्द हो रहा था, जो छाती में यहाँ जो मतलब दोनों फेफड़ों के बीच में जो गड्ढा होता है वहां ये दर्द बताता था। और गर्मी लगती, जब ज्यादा गर्मी लगती तो इसे उल्टियां होती थी। अच्छा हाँ, तो आज अच्छा सर कोई ऐसी खास चीज खाने से उल्टी होती थी, जैसे राजमा खाए, छोले खाए? नहीं, कोई नहीं, कोई विशेष चीज से ऐसा नहीं होता। खाने से किसी से नहीं होती थी? ना। और ना वो
हाँ, ना फास्ट फूड वगैरह जो मार्केट में आजकल बच्चे खाते हैं वो भी उसका आदी नहीं है, कभी जभी वाले। ठीक। उल्टी किस टाइम पर होती थी? इसको सुबह होती है या दिन में कभी भी हो जाती है? कभी भी, खास करके गर्मी में ज्यादा महसूस होती है, दोपहरी वगैरह में। और उल्टी में इसको ज्यादातर खाना निकलता है या पानी और कड़वा पानी सा निकलता है? ना, पानी से निकलता है, खाना कम निकलता है। जी। उल्टी के बाद इसको थोड़ा पेट में आराम आता है? हाँ, आराम आता है उल्टी। हाँ, उल्टी का होने के बाद में आराम बताता है। जी। और सर बचपन से बर्थ हिस्ट्री क्या थी सर उसका बताना? क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता था क्या बच्चे को? ना, बहुत मतलब चंचल और मतलब बहुत खेलकूद में रुचि हर समय, मतलब उससे मतलब वो उससे 2 मिनट आप एक जगह बैठा नहीं सकते एक मुद्रा में। सर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री थी बच्चे की? कब तो नहीं रहता था, कब तो नहीं रहता था जी? नहीं। आप बता रहे थे नहीं, अक्सर उसको लैट्रिन टाइट आती है, आप बता हाँ, ये दिक्कत थी उसको, लैट्रिन टाइट की दिक्कत थी शुरू से, बचपन से जी है ना सर। हाँ, और बचपन का खान पान क्या था? रुख सार लेता था या घी दूध वगैरह भी खाता है? ना, घी दूध वगैरह, मठा सार। ठीक है। फास्ट फूड वगैरह सर? नहीं, फास्ट फूड से तो किलोमीटर दूर है। कभी बुखार बचपन में बुखार, निमोनिया वगैरह की कोई ऐसी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं रही। कभी लूज मोशन के साथ बच्चा कभी एडमिट हुआ हो? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, अब कितने साल को हो गया? 10 साल को हो गया। हाँ जी, 10 साल को। जो खाना मॉर्निंग में प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जाता है, ब्रेकफास्ट स्किप तो नहीं करता बच्चा? नहीं, खाना खा के जाता है अपना। अच्छा, प्रॉपर खाना खाता है और दोपहर का भी खाता है? इस समय उसकी मतलब तीनों टाइम में वो खाना जो खाता है 5 से 6 रोटियां खा लेता है जी। और ये हिस्ट्री कितने सालों से, कितने दिनों से है उसको पेट पेन वाली? ये 5-6 महीने से। अच्छा, और खाना भी प्रॉपर खा रहा है? हाँ, खाना भी प्रॉपर खा रहा है। और खाना खाने के बाद दर्द भी हो रहा है, उल्टी भी हो रही है? वो कभी मतलब बताता है दर्द, डेली नहीं, दर्द डेली हो रहा हुआ। अच्छा, और जो स्टोन बताया उन्होंने कोलीलिथियासिस बताया, तो कितने mm का स्टोन बताया? वो तो सर 5 से लेकर 7 mm तक बता रहे हैं कि कई हैं इसमें। अच्छा, लीवर उसका सही है? कोई लीवर में फैट वगैरह नहीं है कुछ भी? हाँ, वो रिपोर्ट मैंने डॉक्टर साहब को भेज दी, वो और आपको विस्तृत बता देंगे। और सब सही है डॉक्टर पवन जी, और सब सही है, बस मल्टीपल कैलकुलाई सर वो 5 to 7 mm क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही हेतु रहा उसका। जी। थोड़ा फैमिली हिस्ट्री के बारे में बता दूं, इनकी मदर को भी पॉलीलिथिसिस है, 16 mm की पथरी है, और फादर को रीनल कैलकुलाई हो चुकी है, जो कि ऑपरेट हो चुकी है ये। और दूसरा एक चीज है प्रदीप सिंह जी, मैं पूछना चाहूंगा, आपके घर के दरवाजे के सामने से एक बड़ा नाला बहता है, तो आप आरओ का पानी इस्तेमाल करते हैं या डायरेक्ट नल का पानी इस्तेमाल करते हैं? जी, मैं पानी तो नल का ही, समरसेबल का इस्तेमाल करता हूँ। समरसेबल का, क्योंकि इनके घर के सामने एक बड़ा सा काफी चौड़ा और गहरा मुझे लग रहा नाला है। हाँ, पानी कभी चेक कराया आपने? हाँ प्रदीप जी, आपको कुछ पता है आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा या AB? अभी बताता हूँ मुझे। कंफर्म कर लीजिए, 3 लोगों का, बच्चे का, माँ का और आपका। अच्छा, मेरा तो B पॉजिटिव है और बच्चे का भी B पॉजिटिव है और माँ का O पॉजिटिव है। बस ठीक हो गया। ठीक है। अब आगे प्रश्न पूछो कोई एक। ठीक जी। प्रमोद जी कंटिन्यू रखो। जी। तो ये मेरा थोड़ा ये प्रश्न था कि इनके घर के सामने क्या प्रदीप जी आपने कभी अपना पानी चेक कराया? ऐसे उसका एक होता है। हाँ, पानी तो मैं पिछले शायद 2 साल पहले चेक कराया था, मैं आरओ लगवाने के मूड में था, तो उन्होंने जब चेक करा तो पानी बता रहे थे सही है, क्योंकि
नाला बराबर से जरूर बहता है, लेकिन फिर भी मैंने कि नाले की पानी की वजह से मतलब प्रदूषित पानी ना आए, इसलिए मैंने जो अपना समरसेबल कराया है घर के अंदर कराया है, दूर मतलब नाले से काफी हटके। जी जी जी, कितनी गहराई पे कराया? करीब है वो 130 फीट। चलिए, और बाध्यगण सभी जो पूछना चाहें पूछें, बाकी हम लोग चिकित्सा सजेस्ट करें। और फिर भी पानी एक बार दोबारा चेक कराइएगा। जी, पानी में कल चेक करा के आपको दोबारा बताते। ठीक है। अब आप मुझे को ये बताइए कि उसको गुस्सा कितना आता है? गुस्सा नहीं आता। और आपको? ना, मेरे को तो आता है। आता है। और इनकी माँ को? ना ना, ऐसा नहीं, मतलब ना मुझे इतना आता है, कभी कोई किसी बात पे आ जाए बात अलग है, लेकिन नॉर्मली गुस्से वाले नहीं है हम लोग। अच्छा, चिड़चिड़ापन बच्चे में है? नहीं ना। रात को कैसा सोता है? पूरा बढ़िया नींद लेता है, सुबह टाइम से जगता है, सुबह को बहुत जल्दी। सर, बच्चे का वजन कम नहीं है? 10 साल के बच्चे का 28 किलो हाइट के अकॉर्डिंग। पतला दुबला है लेकिन एक्टिव बहुत है बच्चा। सर कम से कम 47। रोटी खा लेता है 4-5। बच्चे को दिखा दो ना, ये साथ में तो है ऑन। हाँ, बच्चे को बुला लीजिए। 45-46 किलो वजन कम से कम होना चाहिए, हाइट और के वेट के हाइट के अकॉर्डिंग। जी हाँ, ये कैसे है बेटा? ठीक है? सही हूँ। हाँ। दांत दिखाओ। ठीक। जीभ दिखाओ। जीभ में कोटिंग है। ठीक। सर इसी से पूछो, कोई इसको क्वेश्चन पूछ। क्या खाने में पसंद करते हो बेटा? खाने में क्या पसंद है? कौन से खाने में? खाने में क्या पसंद है? क्या खाने की इच्छा करती है बार बार? पराठे। और एक इसका कहने मतलब पानी वाले बतासे, जिसे हम और आप पढ़ा के कहते हैं पानी पूरी। पानी पूरी, अच्छा ठीक। और क्या नाम है, वो खाते हो ब्रेड पे टमाटर का सॉस लगा के? हाँ। अच्छा। और सुबह नाश्ता किससे करके जाते हो? चाय से। चाय पराठा खाते हैं। चाय पराठा खाते हैं, ठीक। अच्छा, आपके ना जो बाथरूम जो होती है, बाथरूम जाते हो तो कोई जलन होती है? नहीं। अच्छा, आपके पापा से पूछ रहा हूँ, इनके कभी हाथ पैरों में कोई जलन होती है क्या? नहीं, ये पैरों में दर्द होता है। पैरों में दर्द होता है? हाँ, पैर में दर्द होता है। और इसको ये एक दिक्कत है, इसे मतलब जैसे पेशाब की पता ना बूंदे ड्रॉप बाय ड्रॉप, या मतलब इसे होश नहीं रहता दिन में, या क्या मतलब लेकर इसका भीग जाता है। ठीक है। ठीक है, हो गया सर। जी ठीक है, आप हो गया। अब आप जो है लीव हो सकते हैं, हम डॉक्टर साहब से डिस्कस कर ले रहे हैं कि और ट्रीटमेंट जो है दे रहे हैं, डॉक्टर साहब आपको दे देंगे। ठीक है, थैंक यू प्रदीप जी। मैं ट्रीटमेंट सेंड कर दूंगा आपको। ठीक, आप लीव कर जाओ। ओके, थैंक यू। बच्चे को ना, जी सर, बच्चे को जिस तरह से वहां पर उसने बनाई है उस तरह से वहां बनाई है। बच्चे की पहली चीज जो प्रकृति है वो तीनों के हिसाब से बात और पित्त प्रकृति है, जिसमें जो उसकी क्या नाम है, जो उसकी परत प्रकृति है वो जो पर प्रकृति है वो बात है, और उसकी जो है अपरत प्रकृति जो है वो पित्तज है।
तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यही सबसे बड़ा उसका वो रहा है कि, और कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से अलग टाइप का होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर वायु का वही गुण लग रहा है, वही गुण लगा रही है वो कि उसके वर्त गुण बढ़ा हुआ है। बच्चे को, हाँ, बच्चे को पित्तज, वात पित्तज जितने भी आहार विहार हैं वो ज्यादातर बंद करने पड़ेंगे, अर्थात वो आहार विहार बंद करने पड़ेंगे जो पित्तज भी है और ठंडा भी है। ठीक है, अगर पित्तज गर्म है तो बच्चे को नुकसान नहीं करेंगे, और अगर पित्तज आहार विहार ठंडा है तो वो दोनों एक साथ में बढ़ाएगा, पित्त भी बढ़ाएगा और उसकी बात भी बढ़ा देगा जी। तो, हाँ, तो बच्चे को जो मतलब कहना चाहिए, क्योंकि हमको कफ जो है वो कफ को तो हरना नहीं है, और कफ के साथ अगर हम जो है वो व्यवस्था करें तो कफ क्षीण ना हो, और ड्रग चॉइस दें तो हमेशा एरंड तेल फर्स्ट ऑफ चॉइस ड्रग दूध में ही दें जी। तो वो तीनों दोषों को, वायु को कम करेगा, कफ को साम्यावस्था में रखेगा और पित्त को कम करेगा। एरंडाइल 5 ml से स्टार्ट करें, 5 ml से उसको शुरू कर दें। ठीक है, आगे बताइए। बच्चे को पित्त शेखर रस की एक गोली सुबह शाम दें। जी, क्योंकि बालक है तो इसलिए दवाइयां भी थोड़ी सी, दर्द तेज होता है ना इसको। हाँ, कभी कभी दर्द होता है, बहुत तेज तो नहीं, हॉस्पिटलाइज कभी नहीं करना पड़ा, बट होता है दर्द तेज होता है। तो बच्चे को वो जो जी। हाँ, बच्चे को जो 4 सिरप है वो दिन में एक बार जरूर दें। बासा कनका महामस्टा पुनानवा, हाँ, कितना 10 ml में या 5 ml ईच? 5 ml बहुत है उसके लिए, 5 ml 20 ml करके दे दें, और उसको खाली पेट सुबह एक बार दे दें या शाम को खाली पेट दे दें। तो इसमें कनका की मात्रा कम रखें या इतनी 5 ml रखें? ना 5 ml ठीक है, कोई दिक्कत। क्या ऐसा कर सकते हैं जब कभी उसको दर्द हो तभी बताएं कि कनका मिला दें, या लगातार ही चलने? ना, उसमें होता क्या है कि जब उसको कोलियालिथियासिस है तो उसके सर्व जो अंग है वहां पर, जो वहां पर अधिष्ठान बना रखा है, वहां पर पित्त है, तो वहां पर पित्त और वायु दोनों मिलकर जो है वो शोथ भी उत्पन्न कर देंगे, तो वो शोथ में ये उसको लगातार देना है। अच्छा, खाली पेट दें खाने के बाद? ये तो पहले देना, खाने के बाद? और सुबह को स्कूल जाता है इसलिए सुबह को ना दे, शाम को दे दे। खाली पेट शाम को एक ही बार दें? हाँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमारा फर्मेंटेटेड मद्य होता है तो उसे नशा हो जाएगा। हाँ, तो स्कूल में थोड़ा सा डॉर्सीनेस पैदा करेगा, तो इसलिए शाम को दे दें खाली पेट, खाना खाने से पहले ही दें उसको, आधे पौने घंटे पहले। जी। ठीक। और एरंटेल तो आप देंगे ही देंगे, ठीक है जी। अब हमको काम करना है, ये हमारी जो इमरजेंसी थी, जो जिसके कारण हो रहा था उसका हमने निवारण किया है, कि कारण था वो उसको खत्म किया है, और इमरजेंसी में क्योंकि वो दर्द ना हो, क्योंकि जब दर्द नहीं होता है तो पेशेंट और घर वाले दोनों सेटिस्फाई होते ही होते हैं कि ठीक हो ही जाएगा। जहाँ दर्द बीच में होता है ना, एकदम दिमाग में ट्रिंगल घंटी बोलती है और वो कहते हैं कि चलो उसको दूसरे का किसी को दिखाते हैं, इसलिए मैंने इनको लगातार दिया है, इसको लगातार देते थे। ठीक। बीच में 20 दिन के बाद कनक की मात्रा थोड़ी सी कम बिल्कुल हटा दें, तीनों को लगातार करते हैं, फिर 7-8 दिन के बाद फिर कनक की मात्रा जो है फिर उसमें फिर ऐड कर दें। अच्छा, 7-8 दिन के, 1 सप्ताह का गैप दे दें? हाँ, 1 सप्ताह का गैप दे देना कनक। ठीक है। शिलाजी क्या यही क्रम चलाएं कि 20 दिन दिया फिर कनक बंद 1 सप्ताह के लिए? हाँ, ऐसी क्रम चलता रहेगा उसका। ठीक। सर ऐसा क्यों करेंगे? कनक है, कनक उसमें सर वो एडिक्शन भी हो जाता है कहीं का। हाँ, इसलिए उसको बच्चे में, बड़े में तो बड़े ड्राइनेस भी देते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे में अभी एकदम नहीं दे सकते ना उसको, कनक का मतलब होता है और ड्राइनेस भी करता है सर वो। कनक का मतलब ओज क्षय करेगा वो, ठीक है, मदकारी द्रव्य है तो ओज क्षय करता है, और ओज क्षय मालूम है कैसे करता है? ओज को कसाय रस में कन्वर्ट कर देता है। बहुत बताऊंगा संप्राप्ति कैसे बनती है। जी, आगे बताएं।
अब वहां पर क्योंकि पृथ्वी महाभूत है और पृथ्वी महाभूत में खरता होती है और उसको घोलने के लिए जल की आवश्यकता होगी और वायु को भी नहीं बढ़ने देना है। अगर वायु बढ़े तो उसके प्रभाव से वो कम हो जाए। देखो शिलाजीत का एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को, अश्वगंधा और शिलाजीत दोनों एक कैप्सूल सुबह शाम देना। अश्वगंधा प्लस वाला। हाँ इसका क्या रोल बताया आपने यहाँ पर? जल को वायु में खरता होती है, ठीक है। वायु, हाँ वायु में वो क्या नाम है, वायु में खरता होती है और पृथ्वी महाभूत में भी खरता का अपना एक उसका गुण है। एंटीऑक्सीडेंट लगा लो सर, ठीक है। तो उसमें जो है इसको मतलब एक प्रकार से हमको शिलाजीत जो अश्वगंधा है वो उसका कॉम्बिनेशन देना है। सर अगर इसको आरोग्यवर्धनी दे रहे तो उसमें शिलाजीत भी आ जाएगा। बता रहा हूँ आरोग्यवर्धनी दिया जाएगा, करेगी तो नंबर आएगा। चलनी है। एक गोली सुबह शाम आरोग्यवर्धनी की दें जी। जहर मोरापिस्टी ना, इसमें जहर, हाँ 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 जहर मोरापिस्टी 125 mg सुबह शाम वो दें। तो ये एक मात्रा कम दी जाएगी या 125 ही दें? बच्चा है ना 28 किलो का। 125 100 के आसपास 75 mg दे दो, आधे चने के दाने के बराबर जी। ठीक। और एक इसमें डिफरेंट ड्रग चलेगा बिल्कुल एकदम। अरे मैं क्यों बोल गया बीच में, मेरे दिमाग से। सर इसमें बातज गिरणी के बारे में भी कुछ सोच सकते हैं क्या सर? अरे वो अरे मैं भूल गया उसको। सिंपल सा हिट रहा है यार। हो गया एक मिनट। क्या क्या हो गया ऊपर से जरा बताना मुझे, मैं फिर बताता हूँ। एरन तेल हो गया, पित्तशेखर रस हो गया, वही चारों का बासा कनका ठीक है लिखो अश्वगंधा और आरोग्यवर्धनी जेएमपी जी। ठीक है 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम, गिलोय रस। पानी के साथ, हाँ पानी के साथ दे दें। क्यों सर ये ताजा रस देना निकाल के? अब ताजा रस मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है सर। का क्या रोल है? सर नमस्कार, मधु अग्रवाल बोल रहा हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब, बड़े दिन में आए, क्या बात? सर अभी भी हॉस्पिटल के ड्यूटी में ही हूँ। अच्छा, लेकिन आपके फेसबुक में लेक्चर जो है रिकॉर्डेड है, लगातार सुनता रहता हूँ। सर यहाँ पर मेरे को दो चीज पूछना था। एक्चुअली अपने जितने भी गॉल ब्लैडर के स्टोन के केसेस आते हैं, इसमें कुछ ड्रग तो हर एक केस में देना ही होता है, कुछ एक ड्रग का परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपने को चेंज करना पड़ता है सर। तो उस हिसाब से भी बताया। प्लस यहाँ पर जो भी ड्रग जैसे आपने आरोग्यवर्धनी ऐड किया, पित्तशेखर रस भी दिया है, गिलोय भी दे रहे हैं सर, साथ में आपने वो क्या नाम जहर मोरापिस्टी भी दे रहे थे। चारों का लॉजिक सर किस तरह है वो बताएंगे? अभी ये पूछ रहा था बालक जो है, हाँ बच्चा जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो वात पित्त संप्राप्ति का बना हुआ है और उसके जो मूल में है ना वो कहीं ना कहीं पित्त है, कहीं ना कहीं अम्ल पित्त की संप्राप्ति उसके अंदर है। इसलिए पित्त के कारण को खत्म करें वही, और जो कफ शुद्धि के लिए जो आरोग्यवर्धनी लगाई है ना, वो तो पित्त का जो पित्त को शुद्ध करेगी, अर्थात उसके अंदर जो बेकार वाला पित्त है, उसका जो बेकार वाला पित्त है और वो कफ सदृश है, उसका वहां पर उसके द्वारा केवल उसी से तो वो मतलब कहना चाहिए जो क्या नाम है पथरी है, जो उसको स्टोन है, उसी से तो उसका निर्माण हो रहा है। शुद्ध पित्त का तो कर ही नहीं सकती किसी हाल में। शुद्ध पित्त का जो है वो बर्तुलीकरण नहीं कर सकती, लेकिन उसके अंदर बद्ध पित्त है, उसका बद्ध पित्त कफ है, उसका ही वो कर रही है। बालक है तो क्योंकि कफ का नाश करने के लिए अगर हम कोई और तीक्ष्ण औषधि उसको देंगे
जैसे कि हम त्रिपिटू चूर्ण, जैसे आप अमूमन जो हम लोग चलाते हैं कि त्रिपिटू भी दो, ये भी दो, ये भी दे दो। यहाँ पर चिकित्सा चेंज इसलिए कर दी क्योंकि जब हम गिलोय इसको देंगे तो गिलोय जो है वो कफ का ही नाश करेगी, पित्त को सही अवस्था में लेके आएगी और वायु को साम अवस्था में लेके आएगी। जो बर्तुलीगण का सिद्धांत है कि बर्तुलीगण में हमको ऐसा ड्रग देना है जो मेदवी हो और मतलब उसकी उष्णता अर्थात पित्ताशय की जो उष्णता है उसको कम कर दें। मैं आप थोड़ा सा अलग हटके थोड़ा सा बताना शुरू कर दिया हूँ। पित्ताशय की मतलब जो क्या नाम है, सॉरी, अग्नाशय की जो उष्णता है उसको कम करेगी, उसको कम करेगी तो फिर वहां पर, क्योंकि अग्नाशय की उष्णता को खत्म नहीं करना है, जिस दिन अग्नाशय की उष्णता खत्म होती है आदमी खत्म, पित्त उसमें कुछ नहीं करता। उष्णता ही हमारा जीवन है और वही उस अग्नाशय पे टिका होता है। तो यहाँ पर जो है जो 4 ड्रग आप बता रहे थे, आरोग्यवर्धिनी शुद्ध पित्त के लिए अर्थात उसमें जो बद्ध कफ है उसको नाश करेगी। हमने जो ड्रग दिया गिलोय वो भी इसी काम करेगा, लेकिन वो तीनों दोषों को शाम करेगा। जो ऊपर की संप्राप्ति बताई कि पेन किलर की है और एरेंटेल वो वायु को अनुलोम करेगी और पित्त के या वायु के किसी भी कारण से वहां पर उसको जो कॉन्स्टिपेशन है वो कम करेगी। और वहां पर उपस्थित अगर कफ क्षीण अवस्था में है तो इसलिए मैंने उसको दूध के साथ में दे दिया है कि अगर, क्योंकि उसका काम है एरेंटेल का, वो बात कफी हर है और अगर वो बात कफ हर है उससे अगर हमने केवल उसको सिंपल एरन तेल पिलाया तो होगा क्या कि वो कफ क्षीण हो जाएगा। जो असली वाला जो स्नेहन है, जो हमारी आम है वो क्षीण होगा, फिर उसमें संप्राप्ति गड़बड़ा जाएगी। तो इसलिए उसको छीड़ भी नहीं करना है और उसको साम्यवस्था में लाने हैं और एरेंटेल से तीनों काम कराने हैं। आप बर्तुली गुण को खत्म कर दो, जो पित्त की द्रवता है उसको भी खत्म करना है, वायु का को भी हरना है और आपको पित्त को भी शांत रखना है। तो यहाँ पर तीनों दोषों को चारों तरफ से घेरा गया है और उसके हिसाब से व्यय के हिसाब से जो उसकी अवस्था है उसके हिसाब से बच्चा 30 औषधियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, देरी लगेगी लेकिन ठीक हो जाएगा। सर यहाँ और सर जो डीवर्मिंग आपने भी कराना चाहिए सर। जो आपने गिलोय बोला वो तीनों के साथ साथ ओज संस्थापक भी कहा गया, तो इस उम्र में हमें बच्चे के ओज को भी कायम रखना, जैसे आपने कहा था। तो जो ओज आपने जो गिलोय डाला वो ओज को भी मद्देनजर रख के डाला तीनों के साथ साथ। थैंक यू सर। ठीक है सर यहाँ पर जो जहर मोरा पिस्टी का रोल है उसका रोल क्या अग्नाशय का रोल? हाँ, जहर मोरा पिस्टी का रोल मैंने इसलिए दिया था कि कहीं पर लिवर के अंदर जो स्रोतस है उसके अंदर जो बद्ध कफ है अगर वो चिपक गया है और कहीं लिवर जो हमारा पित्त है उसको रुकने, उसको आने में कोई दिक्कत भी हो रही हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल उल्टियां इसमें तब आती हैं या तो फिर फर्मेंटेशन हो या वहां पर थोड़ा सा पित्त जो आ रहा है वो ना आके बल्कि ग्रहणी में ना आके बल्कि वापस लौट रहा है, लेकिन वो पीलिया में कन्वर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर पित्त वो अपने धर्म नहीं निभा रहा है बल्कि वो कफ के कारण वहां स्रोतस जो है वो थोड़े से मतलब कहना चाहिए संकीर्ण हो गए, अर्थात वहां पर थोड़े से कम उनकी ल्यूमेन हो गई और वहां पर जो कफ जमा हुआ उसको जहर मोरा पिस्टी खुर्च देगी। अर्थात उसके अंदर गुण है किसी चीज का, खुर्चने का मतलब समझते हैं, रेगमाल। देखिए वहां पर पृथ्वी हो गई, वहां पर पृथ्वी रूप में वो जमा हो गया। अब उसके लिए हमको खरगुण की आवश्यकता है। खरगुण होता है वायु का। अगर हम अगर हम सिंपल, अब खरगुण में भी 2 गुण हो गए, मतलब खरगुण में 2 गुण हो गए, वो एक में स्निग्धता है और एक में स्निग्धता नहीं है। तो जिसमें सलश गुण होगा अर्थात प्लेन पेपर का मतलब कोई कागज के टुकड़े को अगर आप पृथ्वी से रगड़ेंगे तो आप ये उम्मीद ना करें कि वहां पर वो उसको खुरच देगा, लेकिन अगर उसी को हम दूसरी भाषा में उसको ले लें कि जिसका आश्रय जो है खरगुण का अग्नि मतलब क्या नाम है वायु ही है, तो उसमें कांटे निकल आते हैं। तो अगर रेगमाल से रगड़ देंगे तो पृथ्वी का जो खरगुण है जो वहां पर है वो उस पर क्या काम करेगा, संयोग का काम, वह विभाग नहीं करेगा, संयोग का काम करके चिपकेगा। संयोग और विभाग ये दोनों एक ऐसी प्रोसेस है जो एक क्षण में ही खत्म होती हैं और एक क्षण में ही उत्पन्न हो जाती है। जब हम पृथ्वी पर रेगमाल रगड़ेंगे और उस समय तक उसका संयोग हो रहा है और जब वो उसको हटा देगी तब उसका विभाग होगा। जहर मोरा पिस्टी इसी तरह से काम। बहुत बढ़िया सर। सर टाइम हो गया बहुत। ठीक है, जहर मोरा पिस्टी शायद से नहीं हो गए। ठीक, हाँ हेलो जी।
जहर मोरा पेस्टी शहद से देनी है क्या? ना ऐसी देना, पानी से, पानी से कृमि जरूर, चिकित्सा 75 mg पानी से दे दो। कृमि चिकित्सा देंगे सर इसमें? इसमें हाँ। नहीं, कृमि चिकित्सा नहीं। और सर पेशेंट जो है जैसे इसमें थोड़े थोड़े यूरिन को पास करता रहता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, हाँ, तो लीवर इन्वॉल्व, तो वो आपने बहुमूत्रांतर ग्रस्त में भी बताया था नहीं पेशेंट का। यहाँ पर बहुमूत्रांतर ग्रस्त में इसलिए नहीं बताया कि वहां पर जल महाभूत अगर होता ही तो वहां पर वायु अपना काम कैसे कर पाती। तो वहां पर क्या है, बहुमूत्रांतर ग्रस्त देने का कोई मतलब ही नहीं है। और वो जो बूंद बूंद करके गिर रही है वो पित्त या वायु, इन दोनों में से एक का लक्षण है। अगर प्रेशर के साथ में अगर वायु किसी को अगर ऐसा होता है कि वायु मूत्र निकल जाता है तो उसमें माना जाता है कि वायु ने ही इसको निकाला है, इसमें कोई दोष यहाँ पर नहीं है। लेकिन वहां पर बूंद बूंद करके निकल रहा है, इसलिए वहां पर वायु धक्का भी लगा रही है, अपनी उष्णता को प्राप्त होकर शांति भी हो रही है, कभी निकल गया कभी रह गया, इस तरह से संप्राप्त हो। थैंक यू। चलो गुड नाइट सर। ठीक है, प्रणाम थैंक प्रणाम। यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। गुड नाइट, प्रणाम। शुभ रात्रि सभी को।